कि जब आप अर्थ को डिस्क्राइब करते हो वो हमारी ज्योग्राफी होती है, लेकिन ये डेफिनेशन जो है वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। क्यों? नोमोथेटिक। यहां पे आप जर्नल एप्लीकेबिलिटी कर रहे हो हर चीज की। आपने क्या किया? आपने जर्नल एप्लीकेबिलिटी, आपने सबको एक ही तराजू में तौल दिया कि भाई हर लड़का एक जैसा होता है। जनरल लॉ है ये तो भाई, कि एक टाइम पर आप देखोगे ना ये सारे लड़के एक जैसे हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई हमें क्या करना है, हमें एक तरीके से मध्यम मार्ग अपनाना है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटीज वाला पे। तो सर आज आप क्या करवाने वाले हो? तो देखो आज की हम बात करें, देखो होता क्या है कि बहुत दिन से डिमांड थी कि सर पूरे यूट्यूब की अगर हम बात करें ना, तो फ्री में जो ह्यूमैनिटीज का कंटेंट है ना, वो उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो उसमें कमी है। जैसे मैं अदर स्ट्रीम्स की बात करूं तो साइंस के, बायो वगैरह, साइंस के आपको मैथ्स के काफी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बट मैं ह्यूमैनिटीज की बात करूं तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, या फिर आपको वो क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पाता। तो भाई इस सीरीज का यही एम रहने वाला है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, और एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, यानी कि सारी जो चीजें रहने वाली हैं वो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं यानी कि ज्योग्राफी की बात करूं, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक तो हम देखेंगे हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो हमारे दो दो बुक्स हैं। तो हम पहली बुक जैसे हम बात करें तो सब कुछ लेके आए हो कि ठीक है ना। हाँ, तो पहली बुक की मैं बात करूं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो आज इसका जो पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इसके बारे में बात करेंगे। और जो आपका पार्ट 2 है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो उसको भी हम कवर करेंगे। यानी कि इस सीरीज की अगर हम बात करें तो कमिंग वीक्स की हम बात करें तो यहां पर आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे चैप्टर्स जो आपको देखने को मिलेंगे, इनका वन शॉट देखने को मिलेगा, जिसमें हम आपको हर एक सब्जेक्ट की मैं बात करूं ना, हर एक सब्जेक्ट उसको हम डिटेल में करवाएंगे। आपको क्या करेंगे? डिटेल में, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ाएंगे। पहली बात ये है। अब यहां पे नेक्स्ट ये आती है कि सर ये बताओ कि इसके नोट्स कैसे मिलेंगे? तो नोट्स के लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। आपको ऐप पर ही सारे चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे के सारे नोट्स जो आपके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के कहां मिलेंगे देखने को? तो आपको ऐप पर मिलेंगे। तो ऐप को डाउनलोड करो, और वहां पर आपको जो है क्या मिल जाएंगे? इस लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, आप एक काम करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, कि सर बहुत ज्यादा बोल दिया, पढ़ा भी लो। हाँ ठीक है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो हाँ, हमारा जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या है भाई? तो पहला चैप्टर हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इस चैप्टर से पहले हम कुछ और बातें करेंगे, बिकॉज रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको जब तक आप रिलेट नहीं कर पा रहे तब तक आपको उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन की या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक काम करते हैं, है ना, क्लास 10 से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपनी पूरी जर्नी को, तो मजा आएगा। ठीक है ना? तो क्लास 10 की अगर मैं बात करूं, हाँ बेटा एक चीज और, मेरा राइटिंग थोड़ा गंदा है तो मैनेज कर लेना प्लीज, है ना। एक्चुअली गंदा नहीं, बहुत ज्यादा गंदा है। इतना समझ में आएगा, जो लिखा हुआ है समझ में आएगा। अब वो तुम्हें बिल्कुल साफ राइटिंग, बिल्कुल है ना एकदम, वो जो क्या बोलते हैं हमारे वो उधर मम्मियां बोलती थी पहले ना, हाँ, कि मोती जैसे अक्षर, हाँ वो नहीं आते मेरे, सो आई एम रियली सॉरी। ठीक है? अच्छा, क्लास 10th में ना आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े थे, बट उसमें से एक सब्जेक्ट था जिसको हम बोलते थे सोशल साइंस। बोलते थे ना सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस, एसएसटी, है ना, एसएसटी भी बोलते हो आप, एसएसटी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। अब इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने अलग अलग सोशल साइंस में भी आपने अलग अलग सिस्टर डिसिप्लिन को पढ़ा, यानी कि सब्जेक्ट्स को पढ़ा। जैसे मैं बात करूं, आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपने जियो भी पढ़ी, है ना, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, ठीक है, आपने सिविक्स, आपने इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा। क्लियर हुआ? सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा। अब क्या है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपका एसएसटी एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा होगा, तभी, क्योंकि तभी तो आपने एज ह्यूमैनिटीज को एज अ स्ट्रीम ऑप्ट किया है ना। अदरवाइज आप साइंस ले लिए होते हैं, या फिर आप कोई दूसरा स्ट्रीम ले लिए होते, कॉमर्स ले लिए होते, बायो, मैथ्स वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, तुमने क्लास 10th में ही तुम्हारा जो इंटरेस्ट होगा, या फिर उससे पहले तुम्हारा जो इंटरेस्ट होगा, वो टुवर्ड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स होगा। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब क्या हुआ, अब तुमने क्लास 10 से जंप मारा क्लास 11th में। ठीक है? अब क्लास 11th में आपको पता है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आता है आपकी लाइफ का, जहां पर आपकी जो स्ट्रीम्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। और मे बी होता है कि आप देखो, ये जो एक ट्रांजिशनल फेज है ना, बहुत जरूरी होता है, बिकॉज फ्यूचर में जो भी आप करने वाले हो वो इन स्ट्रीम से डिसाइड होता है, आपको पता होगा। खैर ऐसा आजकल रहा नहीं है, बट मोस्टली यही होता है कि भाई जो मैथ्स लेता है वो, देखते हो, वो बीटेक वगैरह कर लेता है, जो साइंस लेता है वो नीट वीट का एग्जाम देता है, या फिर कोई भी जो अदर जो फील्ड होता है उसमें एंट्री मिल जाती है उसको। बट हाँ, क्लास 10th में तुमने लिया ह्यूमैनिटीज, क्लास 11th में, सॉरी, क्लास 10 से 11th में आपने जंप किया। ठीक है, 11th में आपने जंप किया, आई एम रियली सॉरी, 10 लिख दिया था। 11th में आपने क्या किया? 11th में आपने एज अ ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट किया। और इसमें होता है क्या, इसमें आप जितने भी सब्जेक्ट आपने क्लास 10th में पढ़े हैं ना, वो सब्जेक्ट आप सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ने वाले हो। अब जैसे आप देखोगे हिस्ट्री एक सेपरेट सब्जेक्ट है, इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना। फिर आप देखोगे जियो की भी अलग पार्ट है। फिर आप देखोगे हमारा इको, इको ऑप्शनल होता है, वैसे जियो भी कई जगह ऑप्शनल होता है। ठीक है, फिर आप देखोगे आपने इको जियो, फिर आप पॉलिटी, पॉलिटी, पॉलिटी तो
आप देखोगे एक तरीके से मैंडेटरी मान के चलता हूं मैं, ये सारे सब्जेक्ट क्या है आप एज अ सेपरेट डिसिप्लिन की तरह पढ़ रहे हो। अच्छा ठीक है, क्लास, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं यानी कि क्लास 11th की ज्योग्राफी के बारे में बात करूं, तो यहां पर आपने एक पहला चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th की ज्योग्राफी में, अगर थोड़ा सा याद हो तो, कि सर हमें तो पिछली याद क्लास का ही याद नहीं रहता, आप तो पता नहीं कब की बात कर रहे हो। हाँ, तो क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ये आपने पढ़ा था, कुछ तो याद होगा ना। हाँ, तो उस पहले चैप्टर में आपने क्या समझा, उसमें आपने ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस को समझा, है ना, कि वाई ज्योग्राफी इज सो इंपॉर्टेंट, क्यों है ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट, हम क्यों पढ़ते हैं, क्या है ज्योग्राफी, और क्या रिलेशन है ज्योग्राफी का अदर सिस्टर डिसिप्लिन के साथ में या फिर अदर सब्जेक्ट्स के साथ में, वो आपने पूरी कनेक्टिविटी देखी। और बेसिकली क्लास 11th की मैं बात करूं तो क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा, आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी सर, फिजिकल ज्योग्राफी जो फिजिकल एस्पेक्ट था वो पढ़ा। और क्लास 12th में आप क्या पढ़ रहे हो, क्लास 12th में आप ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हो। किसके बारे में बात कर रहे हो आप, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हो। क्लास, बेटा क्लास 11 की ज्योग्राफी ना बहुत टफ ज्योग्राफी थी, ठीक है ना, क्लास 11 की अगर आप ज्योग्राफी झेल के आ रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ देख लिया है, ठीक है। तो क्लास 12 की ज्योग्राफी तो कहीं स्टैंड भी नहीं करती है, बट हाँ थोड़ा सा रिलेशन है इन दोनों में, क्या इन दोनों में क्या है, एक तरीके से रिलेशन, एक तरीके से रिलेशन है। क्लास 11th में आपने कहीं ह्यूमंस का नाम सुना था बीच में, आपने पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, आपने आपने ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स से लेके आपने सब कुछ पढ़ दिया है ना, आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, है ना, ओशन के बारे में आपने पढ़ दिया, आपने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, आपने हर चीज के बारे में पढ़ा, और आपने अर्थ और पूरे यूनिवर्स के हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात की, जियोग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती थी, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी जो शब्द है, जियो मतलब अर्थ, है ना, और ग्राफोस मतलब डिस्क्रिप्शन, यही तो पढ़ा था आपने कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एंड द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ज्योग्राफी। कि भाई अब जैसे मैं बात करूं क्लास 11 की जो डेफिनेशन थी उसमें क्या लिखा था, क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की डेफिनेशन थी, तो उन्होंने बोला कि ज्योग्राफी जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनाया, जैसे कि हम बात करें जियो, है ना, प्लस ग्राफोस, ग्राफोस ये पढ़ा होगा आपने, ये तो पढ़ा होगा ना। जियो का मतलब क्या था सर, जियो का मतलब था हमारा अर्थ, हम अर्थ की बात कर रहे हैं, है ना। और जो ग्राफोस है, ग्राफोस का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, ग्राफोस का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, मतलब अर्थ के डिस्क्रिप्शन को, अर्थ के डिस्क्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं, अर्थ का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं, है ना, इट्स कॉल्ड ज्योग्राफी। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, इसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 11 से आपने ये डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इट्स एन इनकंप्लीट डेफिनेशन, इट्स एन इनकंप्लीट डेफिनेशन, अधूरी डेफिनेशन है, क्यों अधूरी डेफिनेशन है, क्यों अधूरी डेफिनेशन है, क्योंकि हमने इसमें एक चीज नहीं जोड़ी है। क्या नहीं जोड़ा, तो आपने देखा होगा, आपने क्लास 11 में फिर एक चीज और पढ़ी होगी कि जब तक हम ये ना जोड़ दें, अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, वो ह्यूमन बींग्स का घर भी है। अबोर्ड मतलब होता है घर, अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि क्या है सर, ज्योग्राफी एग्जैक्टली है क्या, ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी एग्जैक्टली मतलब क्या है, कि जब आप अर्थ को डिस्क्राइब करते हो वो हमारी ज्योग्राफी होती है। लेकिन ये डेफिनेशन जो है वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, क्यों, क्योंकि आपने इसमें ह्यूमंस को इंक्लूड ही नहीं किया। अच्छा, अब क्लास 11 का मैं याद क्यों दिलवा रहा हूं, क्योंकि एक चीज और थी क्लास 11 की, तो क्लास 11 में आप जब पढ़ते हो ना पहला चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, उसमें एक चीज और थी कि भाई हमारा जो पूरा अर्थ है वो क्या है, एक स्टेज है, और हम ह्यूमंस जो हैं वो उस स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। अब इट इज समथिंग लाइक कि मान के चलो कि आपके यहाँ पे क्या होता है, आपके यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्कूल्स में, जैसे 26 जनवरी पे होता है, 15 अगस्त को होता है, टीचर्स डे पे, चिल्ड्रंस डे पे होता है, चिल्ड्रंस डे पे होता है, क्लियर होता है नहीं होता, ये सारे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं और यहाँ पे स्टेज बनाई जाती है, और इसमें क्या होता है, इसमें टीचर्स भी परफॉर्म करते हैं, बच्चे भी परफॉर्म करते हैं नहीं करते। अब सोच के देखो, इन स्टेज पे अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या आप उस स्टेज को स्टेज बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। वो तो एक नॉर्मल सा क्या है, वो तो एक नॉर्मल सा तुमने प्लेटफॉर्म बना दिया जो थोड़ा सा उठा हुआ है, क्योंकि विजिबिलिटी सबको सही आएगी, तो वो प्लेटफॉर्म है नॉर्मल सा जो तुमने बना दिया है। वो स्टेज कब बनेगा, जब उस पर आप परफॉर्म करोगे। समझ में आया। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, कि मान के चलो तुम्हारे स्कूल को हम स्कूल क्यों बोलते हैं, स्कूल को स्कूल क्यों बोलते हैं, वो तो खाली कमरे हैं ना यार। हाँ, क्योंकि तुम लोग जाते हो, उसमें पढ़ाई होती है, इसलिए आप उसको स्कूल बोलते हो। अदरवाइज तो उसको कुछ भी बना दो, तुम होटल बना दो, तुम, है ना, तुम गेस्ट हाउस बना दो, उसको कुछ भी बना सकते हो। स्कूल में एक्चुअल में स्कूल को हम स्कूल क्यों बोलते हैं, वो तो एक बिल्डिंग है ना यार। स्कूल को स्कूल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे पढ़ाई होती है, सिंपल सी बात है। तो हाँ, समझो यहाँ पे कि अगर अर्थ पे कोई नहीं होता, ह्यूमंस होते ही ना, तो ज्योग्राफी ऐसा कोई सब्जेक्ट होता, आप बताओ, ये इतना सारा तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, जो तुम्हें, है ना, पढ़ना पड़ता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, है ना, इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है, हम ह्यूमंस ने अपने आप को इतना इवॉल्व कर लिया है भाई। तो सोच के देखो कि ये कुछ होता, ये जो भी चीजें तुम्हें आज दिख रही हैं अपने आसपास, अगर ह्यूमंस ना होते तो होता नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है सर, हमारा जो अर्थ है एक तरीके से स्टेज है, क्या है सर, स्टेज, है ना। और इस स्टेज पे जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं।
क्लियर हुआ? तभी जाके क्या बना, तभी जाके वो कंप्लीट एक सब्जेक्ट बना है ज्योग्राफी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ह्यूमंस भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है व्हेन इट कम्स टू द ज्योग्राफी। अच्छा, अब ये जो एस्पेक्ट था वो हमने क्लास 11th में मिस कर दिया। मिस क्यों किया सर? वो जो एस्पेक्ट था हमने क्लास 11 में मिस कर दिया। मिस इसलिए कर दिया हमने, क्यों कर दिया मिस? मिस हमने इसीलिए किया क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात की। हमने यहां पे सब कुछ बात कर ली भाई। हमने उसके ओरिजिन से लेके, हमने यूनिवर्स के ओरिजिन से लेके, हमने सब कुछ, हमने इंडिया तक के बारे में बात कर ली। यहां पर हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? अभी तक अपना तुमने जो ज्योग्राफी पढ़ी है ना, वो बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट ज्योग्राफी है, क्योंकि तुमने ह्यूमंस के बारे में बात ही नहीं की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस इन क्लास 12th। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमंस, कि भाई फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत पहले से था। लाइक जब ह्यूमंस एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, हम उस टाइम पे क्या थे? प्राइमेट्स थे बेसिकली। आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th की हिस्ट्री में, प्राइमेट्स थे, यानी कि प्राइमेट्स से हम आए, फिर एप से निकल के आए हैं हम। हमारे जो एंसेस्टर जो थे वो होमो सेपियंस थे। होमो सेपियंस इकलौती ऐसी एक आप बोल सकते हो एक ह्यूमन स्पीशीज थी जो सर्वाइव कर पाई है। अदरवाइज बहुत सारी ह्यूमन स्पीशीज आई, वो उतनी सर्वाइव नहीं कर पाई। समझ में आया ना? हाँ। तो अगर मैं बात करूं होमो सेपियंस की, यही सर्वाइव कर पाए। अब एक्चुअल में जो हमारा फिजिकल एनवायरमेंट है तो बहुत पहले से है ना, ह्यूमंस के इवॉल्व होने से पहले एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब ह्यूमंस आए, इनका धीरे धीरे इनका इवोल्यूशन शुरू हुआ, और फिर हमने क्या किया? फिर हमने इस फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन शुरू किया, इंटरेक्ट करना शुरू किया। उसके बाद आप क्या देखोगे? उसके बाद आप कई सारे चेंजेस देखते हो। हमारे कल्चर डेवलप हुआ, हमारी सोसाइटी डेवलप हुई। हमने फिर क्या किया? हमने इस नेचर में क्या किया? धीरे धीरे हमने इवॉल्व करना सीखा। हमने नेचर के लॉज को समझना शुरू किया। अब आप देखते हो आज जो आप दुनिया देख रहे हो, है ना, वी आर नाउ इन 21st सेंचुरी, और आप देखोगे कि हमने अपने आप को कितना डेवलप कर लिया है भाई। इतनी दूर बैठे बैठे यार तुम मेरी क्लास देख पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ फोन। ये स्क्रीन सामने लगी हुई है जिसमें आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब है क्या? है ना, ये सब किसने बनाया? तो तुम्हें नहीं लगता ह्यूमंस आर सो ब्यूटीफुल? है ना, ब्यूटीफुल एक मूवी है, जॉन नैश की मूवी थी, जिसका नाम था द ब्यूटीफुल माइंड। देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो तुम्हें नहीं लगता कि हम ह्यूमंस कितने स्मार्ट हो गए हैं? क्योंकि आज से 20-25 हजार साल पहले हम तो गुफाओं में रह रहे थे। हमारी लाइफ का यही एम होता था डेली सुबह उठ के कि भाई हमें क्या करना है? हमें या तो शिकार करना है या फिर खुद शिकार बन जाना है। लेकिन धीरे धीरे वहां से यहां तक की एक बहुत लंबी जर्नी रही है, और इसमें कहीं ना कहीं फिजिकल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो एक तरीके से हम क्या देखने वाले हैं? हम इस ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमंस का और फिजिकल एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन देखेंगे। उसके बाद जो चीजें सामने आती हैं उसको हम स्टडी करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो आई होप आपको पूरी जो प्रॉपर जो एक आउटलाइन है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। एक मतलब चैप्टर का जो सार है वो बहुत अच्छे से जो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब ये इंट्रोडक्शन हो गया। अभी तक मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया, बस मैंने आपको चैप्टर का बताया बेसिकली कि हम क्लास 12 में पढ़ने के वाले हैं। अच्छा, अब जो क्लास 12 का पहले हमारा जो चैप्टर है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, अब इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? अभी हम आगे की जो चैप्टर्स हैं वो तो अलग है। इसमें हम सिंपल सी बात है, जैसा आपने क्लास 12 में ज्योग्राफी को समझा, क्योंकि ज्योग्राफी वो जो सब्जेक्ट था आपके लिए नया था, तो आपने पहले ज्योग्राफी को समझा हम पढ़ते क्यों है। तो हमारा चैप्टर था ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ऐसी क्लास 12 की हम बात करें तो आपके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ये समझो कि ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम जो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो सारे रिलेटेबल हैं। सबसे अच्छी बात यही होती है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की यार, सारी चीजें जो होती है ना वो इंटर रिलेटेड होती हैं। हर एक कॉन्सेप्ट जो इंटर रिलेटेड है। और आज ना मैं इस चैप्टर से ना तुम्हें प्यार करवा दूंगा, क्योंकि यही एक चैप्टर है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बाकी सारे बोरिंग चैप्टर्स लगते हैं यार मेरे को। और सही मतलब तुम कमेंट्स में बताना यार कि क्लास 12 की ज्योग्राफी थोड़ी सी बोरिंग लगती है ना, कि सर क्या बात है बोरिंग कहाँ लगती है, ईजी है सर। क्लास 11 की ज्योग्राफी से तो बहुत ज्यादा ईजी है। थैंक गॉड कि क्लास 11 की ज्योग्राफी क्लास 12 में नहीं है, अदरवाइज पास भी नहीं हो पाते। हाँ मेरे को भी लगता है ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो रहने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रॉपर बुक 1 है आपकी, और ये क्या है? ये आपकी बुक 2 है। इन दोनों बुक्स को हम करने वाले हैं, डिटेल में करेंगे, और एक से ज्यादा भी लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले इस चैप्टर की हम बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी को हम समझेंगे, है ना। क्या नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का, क्या स्कोप है ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो किस तरीके से हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो अलग नहीं है, वो एक तरीके से सेपरेट नहीं है, वो एक तरीके से क्या इनसेपरेबल है। और जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं तो अगर आप ह्यूमंस के बारे में बात नहीं करोगे तो आप ज्योग्राफी को इनकम्प्लीट तरीके से पढ़ रहे हो। क्योंकि देखो किसी भी सब्जेक्ट का अगर ह्यूमंस पर असर ना पड़े, एक तरीके से हमारी सोसाइटी पे कोई वो इंपैक्ट ना डाले, तो सब्जेक्ट बेकार है। कहीं ना कहीं इस ज्योग्राफी ने भी हम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है। समझ में आया ना? तो हमें समझना होगा कि उसका ह्यूमन एस्पेक्ट क्या है। कि ठीक है ज्योग्राफी तुमने पढ़ ली कि कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ कहाँ नाले हैं, कहाँ कहाँ आपको प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, कहाँ आपको डेजर्ट देखने को मिलता है, लेकिन इन सब का असर ह्यूमंस पर क्या पड़ा, ह्यूमंस का कल्चर कैसे बदला, ह्यूमंस ने अपने आप को कैसे इवॉल्व किया इन सब के चक्कर में, तो वो हम कहां पढ़ेंगे? वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और याद रखना, देखो मे भी हो सकता है तुम थोड़े से इरिटेट हो जाओ, क्योंकि यहां पर एक चीज सेम चीज को अलग अलग तरीके से बताया गया है और हर एक बात को रिपीट किया गया है।
घूम फिर कर आप देखोगे ना, घूम फिर कर यहां पर सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि बोथ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो अगर जैसे जैसे नेचर एक्ट करेगा वैसे वैसे ह्यूमंस अपने आप को बदलेंगे। ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप बस यही पढ़ोगे और इसी चीज को आप अलग अलग तरीके से पढ़ोगे। बस मैं अभी से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, फिर बाद में बोलोगे सर एक चीज को बार बार रिपीट क्यों करते हो। तो भाई है, ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है कि यहां पर हर चीज को बार बार रिपीट किया गया है। चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू होता है और यहां पर हम थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में, हम दोनों को लिंक लिंक करेंगे। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिंक करवाने की कोशिश करेंगे, किसको सर, ह्यूमन ज्योग्राफी को और हमारे फिजिकल ज्योग्राफी को। तो याद रखो, देखो सबसे पहली बात यहां पे बोली जा रही है कि आप जो क्लास 11th में पढ़ के आए हो, कि हमारे जो फिजिकल ज्योग्राफी जो है ना, जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है वो क्या स्टडी करती है सर, वो किसके बारे में बताती है। तो वो हमारे फिजिकल एनवायरमेंट के बारे में बताती है, सब कुछ बताएगी फिजिकल एनवायरमेंट के बारे में जो आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो। अच्छा, अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं, ये किसके बारे में स्टडी करती है भाई, किस चीज के बारे में स्टडी करती है। तो आप देखोगे ह्यूमन ज्योग्राफी जो हमें किसके बारे में बताती है, हमें रिलेशनशिप के बारे में बताती है, किसके बीच का जो रिलेशनशिप है, किसके बीच का रिलेशनशिप है। तो आप देखोगे जो हमारा फिजिकल एनवायरमेंट है, जो हमारा नेचुरल एनवायरमेंट है और जो ह्यूमंस है ना। चलो, तो इस दुनिया में कौन है, इस दुनिया में दो चीजें हैं, है ना। एक तो ह्यूमंस, अच्छा ह्यूमंस की जब मैं बात करता हूं तो उसमें जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो भी आ जाते हैं, लेकिन हम यहां पर किस पर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस ही सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो एक तरीके से वन ऑफ द स्मार्टेस्ट जो लिविंग क्रिएचर जो है, सोशल एनिमल्स को बोला जाता है, वो हम ह्यूमंस ही हैं जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो सारे अदर है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो है डोमिनेट कर रहे हैं। तो हम ही इंसान ही हैं, ठीक है। हमने अपने है ना थोड़ा सा हम स्मार्ट थे, ठीक है। सोच के देखो ना कि हमारे और चिंपांजी के डीएनए में सिर्फ 2% का फर्क है, तो 2% के फर्क ने देखो कितना ज्यादा कुछ बदल दिया है, कि चिंपांजी अभी भी जानवर है और हम देखो, हम हम सारे अदर जो क्रिएचर्स हैं उन पर जो है रूल कर रहे हैं। किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मतलब सोचा करो इनके बारे में। अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में, किसके बारे में, फिजिकल फिजिकल एनवायरमेंट और हमारा ह्यूमन वर्ल्ड, इन दोनों की जो रिलेशनशिप है इसके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं सर, वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, क्लियर हुआ। अच्छा अच्छा, अब याद रखना, आप देखोगे कि यहां पर एक बहुत अच्छी चीज बोली जा रही है। अच्छा, यहां पे एक टर्म का इस्तेमाल हुआ है, एक शब्द का इस्तेमाल है, द स्पैटियल। स्पैटियल का मतलब क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल टर्म है बेसिकली। स्पैटियल की मैं बात करूं, स्पैटियल का मतलब होता है ओवर द स्पेस, है ना। यहां पर जब स्पेस की बात होती है ना, ओवर द स्पेस। अच्छा, अगर मैं बात करूं स्पेस के बारे में, यानी कि यहां पे किसके बारे में बात हो रही है, जगह के बारे में बात हो रही है ना। जगह के बारे में बात हो रही है, प्लेसेस के बारे में बात हो रही है, कि जैसे जैसे जगह बदलती है, जैसे जैसे जगह बदलती है, आप देखोगे तो आप देखोगे यहां पर जो भी फिनोमेना जो हो रहे हैं, ह्यूमन फिनोमेना की अगर मैं बात करूं, तो वैसे वैसे आप देखोगे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, आपको हर जगह हर एक चीज सेम नहीं मिलती। अब जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो आप देखोगे कि इंडिया में आपको हर जगह चीजें अलग मिलती हैं, इंडिया का कल्चर आपको अलग मिलता है। आप जैसे देखोगे इंडिया में, आपको नदन साइड आप जाओगे, नदन प्लेन्स में आप जाओगे तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग है। आप साउथ इंडिया में जाओगे तो यहाँ पे लोग जो मिलते हैं वो अलग मिलते हैं। आप अगर माउंटेन्स में जाओगे तो यहाँ पर अलग मिलते हैं। तो यानी कि ये यहाँ पे बोला क्या जा रहा है बेसिकली, कि इनकी अगर हम बात करें, अगर मैं फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करूं और मैं अगर ह्यूमंस की बात करूं, इंसानों की दुनिया की बात करूं, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, इनके बीच में जो एक स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जो भी हमारी ह्यूमन फिनोमेना जो है, यानी कि जो भी आपको ह्यूमन फिनोमेना की का मतलब क्या है, कि जो भी यहां पर आप बोल सकते हो कि एक तरीके से यहां पर जो भी एक्टिविटी वगैरह हो रही है ह्यूमंस की, जो भी एक्टिविटी वगैरह आपको देखने को मिलती है ह्यूमंस की, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन फिनोमेना बोल रहे हैं, ह्यूमन फिनोमेना। और किस तरीके से यहां पर जब ह्यूमंस ने नेचर के साथ में इंटरेक्ट किया, तो हर जगह क्या है, हर जगह फिजिकल एनवायरमेंट अलग है, हर जगह फिजिकल एनवायरमेंट जो है वो अलग अलग है। अब यहां पर बोला यह जा रहा है कि कैसे इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ, हर जगह क्या, हर जगह इंटरेक्शन अलग अलग हो रहा है, क्योंकि फिजिकल एनवायरमेंट अलग अलग है। भाई एक बात बताओ ना, पहाड़ों पे जो इंसान रह रहा है उसकी लाइफ अलग है, उसका कल्चर भी अलग होगा, उनका पहनावा अलग है, उनकी भाषा भी अलग होगी, ठीक है। साउथ इंडिया में जो इंसान रह रहा है उनका पहनावा अलग है, भाषा अलग है, हर चीज अलग है। तो ये क्या है बेसिकली, ये एक तरीके से आपको अलग अलग जगह पर जो अलग अलग आपको ह्यूमन इंटरेक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, यही तो हम पढ़ते हैं ना फिजिकल एनवायरमेंट में। यही हम कहां पढ़ते हैं सर, यही हम फिजिकल एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। चलिए, तो आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं फिर से एक बारी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, एक एक चीज जो आपको समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, यहां पे सबसे पहले क्या बोला गया है कि हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और हमारा जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, यानी कि हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है और फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में जो भी हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, जो क्लास 11th में जो भी आप पढ़ के आए हो वो सब पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो जब हमारा इंटरेक्शन हुआ किसके साथ में, ह्यूमन, जब हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन हुआ, जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट से मिले, तो आप देखोगे तो जो रिजल्ट आता है वो क्या है बेसिकली, वो हमारा
ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, वो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। अच्छा, थोड़ा सा आप आगे आओगे ना, तो यहाँ पे इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे समझाया गया है, तो आप देखोगे कि एक तरीके से रिलेशनशिप है। किस चीज का रिलेशनशिप है? तो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी जो है एक तरीके से रिलेशनशिप है। किस चीज का? कि हमारा जो इंसानों की दुनिया है, ठीक है सर, जो इंसानों की दुनिया यानी कि इंसानों की बात की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर जो है इंसानों की बात की जा रही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इंसानों की दुनिया का कनेक्ट, और हाँ याद रखना जो इंसानों की दुनिया है ना, इसका एक तरीके से क्या है सर, आपको इसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। यानी कि आप देखोगे हर जगह, हर जगह आपको इंसान बटे हुए दिखाई देते हैं। जहां जहां इंसान बटे, वहां वहां क्या हुआ, वहां वहां आप देखोगे ह्यूमन फिनोमेना हुआ। अच्छा, ये सर फिनोमेना का मतलब क्या है? कि जो इंसानों ने चीजें क्रिएट की, जैसा आप देखोगे इंसानों ने क्या क्रिएट किया, इंसानों ने आप देखोगे बिल्डिंग्स को क्रिएट किया, है ना, बिल्डिंग्स को क्रिएट किया, ठीक है सर, बड़े बड़े सिटीज को क्रिएट किया सर, बड़े बड़ी सिटीज को क्रिएट किया, मतलब शहरों को क्रिएट किया। तो ये क्या है सर? ये हमारा ह्यूमन फिनोमेना जो है, यानी कि जो भी चीजें इंसानों ने जब इंटरेक्शन हुआ किसके साथ में, फिजिकल एनवायरमेंट के साथ में, तो जो भी चीजें क्रिएट की इंसानों ने उसके बारे में हो रहा है। तो यहां पे इंसानों ने बिल्डिंग्स क्रिएट की, है ना, आपने इंसानों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, है ना, ये सारी चीजें किसने क्रिएट की हैं? तो भाई ये सारी जो चीजें इंसान ने अपना, आप देखोगे ना, बिल्डिंग्स वगैरह बना दी, कल्चर डेवलप किया, प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया। तो ये सब क्या सर? ये सारे जो है ह्यूमन फिनोमेना जो है ना, इन सबको जो है डेवलप किसने किया? ह्यूमन ने डेवलप किया। अच्छा, अब यहां पे दिखा हुआ हाउ दे कम अबाउट। अब देखोगे मतलब ये सारी चीजें जो है आई कैसे बेसिकली, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान के चलो मैं आपसे पूछूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि क्यों ऐसा होता है कि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े शहर है वो नदियों के आसपास बसे होते हैं, है ना, रिवर बैंक के आसपास जो होते हैं। दुनिया के जितने भी शहर आप देखोगे, लाइक मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, अगर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करूं मैं, है ना, मिस्र की सिविलाइजेशन के बारे में बात करूं, तो यहां पर आप देखोगे एक चीज कॉमन है यहाँ पे कि ये जो शहर बसे हुए थे, ये नदियों के आसपास बसे हुए थे। जैसे हमारी जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये इंदस नदी के आसपास आपको देखने को मिलती है। इवन आज की मैं बात करूं, जब हम टेक्नोलॉजिकल वाइज इतने ज्यादा एडवांस है, तो आप देखोगे ज्यादा जो सारे शहर बड़े बड़े जो है, जैसे मैं प्रयागराज की बात करूं, मैं बनारस की बात करूं, मैं दिल्ली की बात करूं, मैं है ना आगरा की बात करूं, ये सारे जो शहर है कहीं ना कहीं आप देखोगे किसी ना किसी नदी के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। सर ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि भाई पानी की रिक्वायरमेंट सबको होती है। तो जितने बड़े बड़े शहर जो आएंगे, जहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बसेगी, स्टे करेगी, रुकेगी, भाई सेटल डाउन होगी, तो उनको पानी तो चाहिए होगा ना पीने के लिए। कुछ जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी, उनको भी पानी चाहिए होगा। तो पानी की हम बात करें, वहां पे एग्रीकल्चर भी होगा, तो वहां पे पानी चाहिए होगा। तो पानी की अगर हम बात करें, तो ये क्या, ये मेन रीजन है बेसिकली कि जितने भी बड़े बड़े शहर जो होते हैं, वो हमेशा जो आपको देखने को क्या मिलेगा, नदियों के आसपास बसे होते हैं। क्लियर हुआ ना? तो एक तरीके से यहां पर यही है कि भाई कोई भी अगर ह्यूमन फिनोमेना जो है, यानी कि अगर तुम्हें कोई भी शहर मिला है, तो वो शहर वहां पर क्यों बसा हुआ है, क्यों, कैसे आया, हाउ दे कम अबाउट, है ना, यही तो बोल रहा है कि शहर जो बसा हुआ है, वो शहर क्यों बसा हुआ है। तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वहां पे आसपास नदी भी है, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो है वहां पर, तो वो सारी चीजें जो है यहां पर बोली गई हैं। अच्छा, अब यहां पे अगला पॉइंट क्या बोला गया, देखो हर एक शब्द का अपने आप में एक मतलब है, तभी मैं तुम्हें डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है सर। अच्छा, फिर अगला पॉइंट क्या है, यहां पर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो क्रिएट हुए हैं, मतलब आप देखोगे ना, ये जैसे जैसे आप देखोगे ना, जो जैसे ह्यूमंस का इंटरेक्शन हुआ फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में, है ना, तो आप देखोगे ये जो इंटरेक्शन हुआ है, ये हर जगह एक जैसा नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहां पर आपको एक स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जो भी इंसानों ने जो भी क्रिएट किया है, उसका क्या देखने को मिलता है आपको, जो भी इंसानों ने क्रिएट किया है उसका आपको एक स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ओवर द स्पेस आपको चीजें अलग मिलती हैं, कहीं आपको शहर मिलेंगे तो कहीं आपको गांव मिलेंगे, कहीं डेवलपमेंट बहुत ज्यादा मिलेगा तो कहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब इन सारी चीजों के बाद क्या हुआ, इन सारी चीजों के बाद आप देखोगे हमारी सोसाइटी में चेंजेस आने लगे। तो जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस आए, हर एक दुनिया के पार, हर हर एक, है ना, पूरी दुनिया की हम बात करें तो यहां पर जो भी आपको सोसाइटी में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, सोशल डिफरेंसेस और हम इकोनॉमिक डिफरेंसेस की बात करें, तो वो सब क्या होते हैं, इमर्ज होते हैं। और वो हम किस में पढ़ते हैं सर, वो हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब जैसे मैं बात करूं कि बिहार गरीब क्यों है ना, वाई बिहार इज अ पुअर स्टेट। और आप देखोगे यहां पर अगर मैं बात करूं वाई, है ना, गुजरात इज अ रिच स्टेट, गुजरात की मैं बात करूं, बहुत सारे स्टेट, महाराष्ट्र की मैं बात करूं, तो सिंपल सी बात है, गुजरात में आप क्या हुआ, गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। और गुजरात की अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखोगे, तो वो कोस्टल एरिया है गुजरात वाला, है ना, तो वहां पर ट्रेड बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ। आप सोच के देखो, यहां पर मैंने कितने रीजंस दे दिए कि भाई गुजरात में क्या हुआ। अब खैर अगर आप हिस्ट्री देखोगे बिहार की, तो बिहार की हिस्ट्री काफी रिच रही है, लेकिन आप देखोगे अभी क्या, बिहार उतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बिहार के पास कोई मिनरल रिसोर्सेज नहीं है। अब ये क्या हुआ, ये एक तरीके से इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ गए, ना ही बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ
और ना ही बिहार के पास क्या है, ना ही बिहार के पास मिनरल रिसोर्सेज हैं। क्योंकि जब बिहार और झारखंड अलग हुए थे तो झारखंड के पास सारे मिनरल रिसोर्सेज चले गए थे, तो बिहार के पास कुछ भी नहीं है। अब सोच के देखो यहाँ पे क्या आ गया, इकोनॉमिक डिफरेंसेस आ गए। तो बिहार में जो लोग हैं काफी गरीब हैं, अनसिविलाइज्ड बोले जाते हैं भाई, कि भाई वहां पे एजुकेशन हुई नहीं है तो भाई वो अनसिविलाइज्ड है। ये बहुत सारी बातें बोली जाती है, बट एक्चुअल में चीजें क्या है, एक्चुअल में जब आप देखोगे तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब देखनी पड़ेगी। तो जो भी हमारे सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारी ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा रोल है। समझ में आया ना? जैसे हम बात करें, हम बोलते हैं हमेशा मतलब हर एक चीज जो है कनेक्टेड है। ऐसा हम बोलते हैं जितने भी जो हम पे अटैक्स हुए हैं, जो भी अटैक्स हुए हैं वो सेंट्रल इंडिया से क्यों हुए हैं, सेंट्रल इंडिया वाले हम पे अटैक क्यों करते थे। और आपके मन में एक सवाल भी आता होगा कि सर एक बात बताओ कि इंडिया वाले कभी अटैक क्यों नहीं करते, कहीं इंडिया वालों ने क्यों अटैक नहीं किया। अब ये बताओ तुम अटैक क्यों करोगे। आपने देखा होगा जब भी कोई एक देश, एक कोई साम्राज्य एक जगह से दूसरी जगह अटैक करता है, मतलब अपने वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो अटैक कर रहा है सामने वाले पे। वो क्यों करता है अटैक सर? तो यहां पर जो अटैक होता है वो रिसोर्सेज के लिए होता है। आपने एक चीज सुनी होगी, नेपाल पे कभी किसी ने अटैक नहीं किया। नेपाल पे कोई अटैक क्यों करेगा? क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है भाई। आप इंडिया की हम बात करो तो भाई इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर आप एक गुठली, आम की गुठली खा के फेंक दोगे तो वहां पे आम का पेड़ लगाएगा। इंडिया की सॉइल ऐसी है, इतनी रिच सॉइल है, वहां पे आप कोई भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हो। इंडिया में आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको हर एक चीज मिलेगी। तो ऐसे थोड़ा ना बोलते थे, है ना, वी यूज्ड टू कॉल द गोल्डन स्पैरो। तो लोग आते थे हमें लूट के चले जाते थे। अब आते कौन थे? जो सेंट्रल इंडिया से। अब सेंट्रल एशिया की मैं बात करूं, सेंट्रल एशिया में तो कोई नहीं रहता भाई। सेंट्रल एशिया की मैं बात करूं, आधा सेंट्रल एशिया खाली पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे डेजर्ट है, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है वहां पे। तो जिन लोगों के पास कुछ नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, वो अटैक करेंगे, वो छीनने की कोशिश करेंगे। तो आप देखोगे सारे जो अटैक्स हुए हैं इधर से होते थे, या ईरान, इराक वगैरह, इधर से ही सारे के सारे जो अटैकर्स थे वो इंडिया को अटैक करते थे, इन्वेड करते थे, लूटते थे। तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, ये ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। कि उनकी अगर ज्योग्राफी सही होती, शायद उनके पास रिसोर्सेज होते, तो शायद वो हम पे अटैक ना करते। तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मतलब यही है कि हमारा जो सोशल, जो हमारा स्पेटल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी हमने चीजें क्रिएट की हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ह्यूमन फिनोमेना, जिसको हमने क्रिएट किया है, उसका आपको एक तरीके से स्पेटल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग आपको चीजें क्रिएट होती हुई दिखाई देती हैं जो ह्यूमंस ने की है। और कहीं ना कहीं हमने नेचर के साथ में इंटरेक्ट किया, उसी के हिसाब से किया है। हमने नेचर को समझा कि भाई नदी जा रही है इधर से तो हम इधर शहर बसा सकते हैं। नदी जा रही है, नदी के आसपास की जो मिट्टी होती है वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, तो यहां पर हम आराम से सेटल डाउन हो सकते हैं। तो इसकी आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। और ऐसे ही आप देखोगे, ऐसे धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ ना? हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? चलिए। अच्छा। अच्छा, यहां पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो स्टेटमेंट है इसका मतलब बता दिया। तो आप देखोगे कि हमारा जो, ये हम इस चीज से बहुत पहले से अवेयर है कि भाई जो हमारा कंसर्न है, कोर कंसर्न जो है ज्योग्राफी के बारे में, तो क्या है वो, एक एज अ डिसिप्लिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज अ डिसिप्लिन ज्योग्राफी को क्या करते हैं, एज अ, है ना, अर्थ को एज अ क्या करते हैं, अर्थ को एज अ होम मानते हैं। किसका मानते हैं? ह्यूमन बींग्स का, है ना, अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि अबोर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एंड द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भैया ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, हम इंसानों की बात करें, तो हमारा क्या रहा है, अर्थ हमेशा हमारा एक घर घर रहा है। क्लियर हुआ ना? अर्थ क्या रहा है, घर रहा है हमारा। क्लियर हुआ ना? तो आप देखोगे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ह्यूमन ज्योग्राफी में यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अब तक सस्टेन कर पा रहे हैं, किस तरीके से कौन कौन से एलिमेंट्स को हमने जो इस्तेमाल किया, किन किन चीजों को इस्तेमाल किया, इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, किन किन एलिमेंट्स की वजह से हम इस अर्थ पर सस्टेन कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ है ना? आपका है ना, इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ, तो स्टडी टू ऑल दोज एलिमेंट हु हैव सस्टेन देम। किन किन चीजों ने, किन किन एलिमेंट ने हमें सस्टेन करके रख पाया है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। क्योंकि हमने इस फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट जब किया तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए थे हमें, बट धीरे धीरे हमने इवॉल्व करना सीख गए। और आज हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है यार, है ना। हम मतलब जितना अर्थ पे हमने टाइम स्पेंड किया है शायद उससे ज्यादा डायनासोर्स ने किया होगा, बट फिर भी हमने बहुत कुछ डेवलप कर लिया है ना। आने वाले 100-200 सालों में आप ये भी मे भी देख सकते हो कि हम दूसरे प्लैनेट्स पे जा रहे हैं। 2030 तक मार्स पर तो पहुंच पहुंच ही जाएंगे। एलोन मस्क साहब जो है हमारे, है ना, एलोन मस्क जो है वो पहुंचा देंगे हमको मार्स पे, मंगल ग्रह पे। बट उसके बाद भी आप देखोगे एक्सप्लोरेशन जारी रहेगी, तो हो सकता है मे बी 100-200-300 सालों में हम दूसरे प्लैनेट्स पे पहुंच जाएं। क्या पता हम लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज चलने लगे, क्योंकि भाई किसी को भरोसा नहीं था भाई, आज हम उड़ते हैं। तो आप सोच के देखो, 1000 साल पहले किसी ने पता लगा पाया होगा कि भाई इंसान एक दिन उड़ेगा। उसके लिए 1000 साल पहले इंसान से अगर आप मिलोगे, टाइम मशीन से जाओगे पीछे, तो उससे अगर आप पूछोगे ना, तो उसको नहीं पता होगा भाई कि ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबल भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो भाई ह्यूमंस ने अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व किया। अब एक मजेदार चीज के बारे में बात करते हैं, मजेदार चीज के बारे में। अच्छा, अब होता क्या है कि देखो, जब हम ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, जब हम अर्थ को स्टडी करने की बात करते हैं, जब हम ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर एक सवाल आता है, एक बहुत गहरा क्वेश्चन आता है कि हम ज्योग्राफी को पढ़े कैसे। अब होता क्या है कि हर चीज के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, है ना। और हर एक चीज के अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। क्या होता है भाई? अलग अलग हर चीज का पर्सपेक्टिव होता है।
मतलब क्या सर? मतलब ये कि एक दुनिया को आप अलग अलग चश्मे से देख सकते हो। समझ में आया? मतलब एक ही दुनिया, एक ही चीज है आपके पास, एक दुनिया है और उस दुनिया को आप एक अलग लेंस के साथ देख रहे हो और मैं एक अलग लेंस के साथ देख रहा हूं कि सर ऑब्वियस सी बात है, आपके लेंस का नंबर अलग है और मेरे लेंस का नंबर अलग है। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मतलब बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नजरिए की, कि एक चीज को देखने का आपका नजरिया अलग होता है और किसी दूसरे इंसान का नजरिया अलग होता है। तो ये जो नजरिया है ना अलग अलग, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में ड्वेलिज्म, है ना। तो ड्वेलिज्म बेसिकली बहुत डीप मीनिंग है। इसको हम द्वैतवाद बोलते हैं बेसिकली हिंदी में। अब ड्वेलिज्म का अर्थ बहुत डीप है। अब थोड़ा सा है ना, आप देखोगे थोड़ा सा साइकोलॉजी में जाओगे आप, है ना, थोड़ा सा जैसे हम बात करें सोशियोलॉजी की, हम बात करें अलग अलग फिलोसफी की हम बात करें तो फिलोसफी में तो अलग ही मतलब है, पूरी की पूरी किताबें लिख दी गई हैं ड्युअलिज्म पे। बट मैं बात कर रहा हूं ज्योग्राफी में। अब इतने डीप में नहीं जाते, बस इतना समझो कि हर चीज को देखने का तरीका में भी अलग अलग हो सकता है। अब यहां पर ही आता है हमारा ड्युअलिज्म। ड्युअलिज्म का मतलब क्या है? ड्वा मतलब दो दो चीजों के बारे में बात हो रही है। मतलब यहां पर जब हम अर्थ को पढ़ते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं, यानी कि ज्योग्राफी की जब हम स्टडी करते हैं, तो यहां पर बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलते हैं? एक ही चीज की बात हो रही है लेकिन उस पर आपको दो अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं ड्युअलिज्म। ड्युअलिज्म की डेफिनेशन वैसे आपकी बुक में नहीं दे रखी, मैं लेके आया हूं, कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा चीजें जो मेरे को लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं ड्वेलिज्म की बात करूं तो आप देखोगे ड्वेलिज्म को यहां पर ज्योग्राफी के टर्म में हम बात करें तो यहां पे क्या बोलते हैं? ये जो शब्द है आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, जो अलग अलग अप्रोचेस होती हैं, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं किसी भी चीज को लेके, लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है? वो कोई चीज जो है वो क्या है सर? वो अर्थ है हमारी, है ना। जो हमारी अर्थ की स्टडी को लेके जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जो अलग अलग अप्रोचेस है, उसकी हम बात करते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है? वो हम ड्वेलिज्म में बात करते हैं, है ना। एंड ह्यूमन और नेचुरल एनवायरनमेंट, इट्स लाइक सीइंग, हाँ देखो समझ में आया कि एक इट्स समथिंग लाइक कि यू आर सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम टू डिफरेंट, है ना, लेंसेस। आप हर एक, है ना, आप दुनिया को दो अलग अलग लेंसेस के साथ देख रहे हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्वेलिज्म। सिंपल सी बात है, ड्वेलिज्म का यही मतलब है। ठीक है सर। अच्छा, अब सर एग्जाम्पल तो दे दो। एग्जाम्पल नहीं दोगे समझ में कैसे आएगा? अब जैसे मैं बात करूं, आप एक जोग्राफर हो, ठीक है, आप एक ह्यूमन जोग्राफर हो। दो सिचुएशन लेते हैं, है ना, दो सिचुएशन लेते हैं। आप एक ह्यूमन जोग्राफर हो और मैं एक फिजिकल जोग्राफर हूं। मतलब मैं एकदम फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करता हूं और मैं थोड़ा सा ह्यूमन जोग्राफी के पर्सपेक्टिव में बात करता हूं। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है सर। अब किसी एक जगह पर हम दोनों को भेजा गया। लेट्स से कि उत्तराखंड की कोई एक जगह है जहां पर हमको भेजा गया। अब सोच के देखो, उत्तराखंड की एक खूबसूरत सी जगह है नैनीताल, वहां पर आप क्या देखोगे? वहां पे एक फिजिकल जोग्राफर जो होगा और जो एक ह्यूमन जोग्राफर जो होगा, वो दोनों में क्या देखेंगे? मैं फिजिकल जोग्राफर की बात करूं, क्या देखेगा वहां पे? जो बहुत बड़ी लेक जो है वो कैसे बनी, वो माउंटेन्स की स्टडी करेगा, वो वहां पे जो एक दो वाटरफॉल्स हैं उनकी स्टडी करेगा, है ना। ठीक है, वो ये करेगा। अब ये क्या, ये फिजिकल, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन वही मैं बात करूं कि वही उसी सेम जगह पर जो ह्यूमन जोग्राफर जाएगा, तो वो किसके बारे में बात करेगा भाई? कि क्या, किस, ये जो लेक है, तो यहां पर क्या इस लेक का जो मतलब जो पानी का सोर्स है, जो लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, वो किससे इस्तेमाल करते हैं? क्या ये लेक इसका सोर्स है? किस तरीके से जो ये जो पूरी लेक है, वो उस पूरे नैनीताल शहर को, है ना, सस्टेन करवाने में हेल्प कर रही है? किस तरीके से यहाँ पे जो माउंटेन्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे लोग अपना जो प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से लाइवलीहुड है, वो यहाँ पर एक तरीके से स्पेंड करते हैं। लाइवलीहुड की हम बात करें, वो जीते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक तरीके से ह्यूमन जोग्राफर देखेगा। मतलब ह्यूमन जोग्राफर की अगर मैं बात करूं, तो ह्यूमन जोग्राफर वो अदर एस्पेक्ट्स की, वो ह्यूमंस के एस्पेक्ट में बात करेगा कि भाई ठीक है, ये फिजिकल एनवायरनमेंट है। अब इस फिजिकल एनवायरनमेंट के ह्यूमंस पे क्या असर पड़ रहा है? कि ठीक है, माउंटेन्स जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो माउंटेन्स है, तो यहाँ पे घर कैसे बने होने चाहिए? किस तरीके से इन माउंटेन्स ने, इस तरीके से इस लेक ने यहाँ के कल्चर को इंपैक्ट किया है? समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं? मतलब सेम चीज है, देखो सेम चीज है, बट उसका, उसको एनालिसिस करने का तरीका जो है, उसको स्टडी करने का जो तरीका है, वो अलग अलग है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। फिजिकल जो जोग्राफर है वो अलग तरीके से उसको स्टडी कर रहा है, और जो ह्यूमन जोग्राफर जो है वो उस चीज को अलग तरीके से स्टडी कर रहा है। ये होता है ड्वेलिज्म। अभी अभी आगे हम और देखेंगे। जैसे हम बात करें ड्वेलिज्म में, हम दो चीजें आती हैं। जैसे आप देखते हो, कोई कहता है कि भाई ड्वेलिज्म जो है एक तरीके से ज्योग्राफी जो है, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ, है ना, नोमोथेटिक, है ना। अच्छा, नोमोथेटिक क्या होता है? अब नोमोथेटिक की बात करूं, नोमो का मतलब होता है जर्नल लॉज, है ना। नोमोस शब्द जो है एक तरीके से, नोमोस, है ना, एक ग्रीक शब्द है जो किससे आया, जो बना है, आप बोल सकते हो ग्रीक शब्द से, नोमोस। नोमो मतलब नोमोस शब्द से बना है, जो ग्रीक शब्द है। इसका नंबर होता है, इसका मीनिंग होता है लॉ, है ना, लॉ, जो जर्नल एप्लीकेबिलिटी जो होती है, लॉ। लॉ को ही हम क्या बोलते हैं? नोमो बोलते हैं। अगर मैं नोमोथेटिक की एग्जैक्ट बात करूं, तो इसका मतलब होता है जर्नल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। कि आप हर चीज का जब जर्नलाइजेशन कर देते हो, उसको हम बोलते हैं नोमोथेटिक। अच्छा, अब इसका ठीक उल्टा क्या है? आइडियोग्राफिक। अच्छा, आइडियोग्राफिक का मतलब क्या होता है? कि जब आप किसी भी चीज की यूनिकनेस के बारे में बात करते हो, किसी भी चीज की आप यूनिकनेस के बारे में बात करते हो, किसी भी जगह पे आप जाओगे और, ठीक है, आप इन जनरल बात नहीं कर रहे,
आप उस चीज की यूनिकनेस के बारे में बात कर रहे हो, तो उसका क्या बोलते हैं, उसको हम आइडियोग्राफिक अप्रोच बोल देते हैं। जैसे मैं बहुत अच्छे एग्जांपल की बात करता हूं कि जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं नोमोथेटिक की बात करता हूं। अब नोमोथेटिक की मैं बात करूं, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप पूरे दुनिया में, क्योंकि यहां पे जनरल एप्लीकेबिलिटी, आप हर चीज को जनरली अप्लाई कर रहे हो, जो हर जगह अप्लाई हो जाती है। जैसे मैं बात करूं कि किसी भी जगह की मैं बात करूं पूरी दुनिया में, तो वहां पर आपको अर्बनाइजेशन का क्या पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अर्बनाइजेशन की हम बात करें तो अर्बनाइजेशन ऐसी ही जगहों पर ज्यादा होता है जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। अब ये जनरल एप्लीकेबिलिटी है कि भाई जहां जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वहां वहां पर अर्बनाइजेशन भी हो जाता है। अब ये क्या है सर, ये हर जगह सेम है सर। आप चाहे यूरोप को देख लो, आप चाहे इंडिया में देख लो, आप सोच के देखो ना, दिल्ली एनसीआर में इतनी पॉपुलेशन क्या कर रही है, क्योंकि यहां पर आईटी सेक्टर है, पूरा आईटी इंडस्ट्री है। बैंगलोर में इतनी पॉपुलेशन क्यों है, आईटी इंडस्ट्री है सर। ठीक है ना। तो आप देखोगे सिंपल सी बात है, जहां इंडस्ट्रीज जाती हैं, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वहां अर्बनाइजेशन भी होता है। इट्स अ जर्नल एप्लीकेबिलिटी, ये हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैं जैसे बात करूं कि जैसे अब मैं आइडियोग्राफिक अप्रोच की बात करूं, यानी कि ये किसके बारे में बात करिए, यूनिकनेस के बारे में बात करिए। किसी भी जगह के बारे में जब आप बात करते हो ना, तो जैसे मैं बात करूं कि भाई ये बताओ कि जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान है, इसकी क्लाइमेट कैसी है सर। यहाँ पे जो सॉइल है वो इतनी ज्यादा फर्टाइल क्यों नहीं है, यहाँ पे इतने डेजर्ट क्यों देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो लोगों का कल्चर जो है इतना डिफरेंट क्यों। तो आप एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात कर रहे हो। जब आप पर्टिकुलर जगह के बारे में बात करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडियोग्राफिक। अच्छा, आइडियोग्राफिक की मैं बात करूं, आप देखोगे इसमें हम यूनिकनेस पे जाते हैं। जैसे हम थोड़ा सा बात करूं अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह क्या हुआ है, वही हुआ है कि जहां अर्बनाइजेशन हुआ है वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। लेकिन मैं आप यहां पे एक क्वेश्चन जोड़ दूं कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना स्लो क्यों हुआ है, इंडिया में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना स्लो क्यों हुए हैं। अब मैं वहां पे यूनिकनेस पे जा रहा हूं कि इंडिया के अर्बनाइजेशन और यूरोप के या फिर वेस्टर्न जो कंट्रीज है, इनके अर्बनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। अब क्योंकि मैं थोड़ा सा अंदर घुस रहा हूं ना, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में जा रहा हूं, थोड़ा सा मैं यूनिकनेस पे जा रहा हूं, थोड़ा सा किस पे जा रहा हूं, किसी भी चीज की यूनिकनेस पे। क्यों, ऐसा क्यों है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, आइडियोग्राफिक में। अब यहां पे क्या आता है, यहां पर ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे दो चीजें आती हैं कि ज्योग्राफी को हम एज ए नोमोथेटिक अप्रोच के साथ पढ़ें, यानी कि लॉ मेकिंग के जर्नल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, कि हर चीज को हम जनरलाइज कर रहे हैं, या फिर हम हर एक चीज की यूनिकनेस पे बात करें। अच्छा, इसका ना एक फनी एग्जांपल दूं मैं, मतलब कुछ गलत मत सोचना है। जैसे तुम लोग, जैसे लड़कियां बहुत बोलती है ना कि यार ऑल बॉयज आर सेम। अच्छा, जब ये तुम स्टेटमेंट देते हो अपने आप में, ये क्या है, एक तरीके से जर्नल एप्लीकेबिलिटी है कि जब तुम बोलते हो ऑल बॉयज आर सेम, ये सब के सब लड़के एक जैसे हैं, ये क्या है सर, बेसिकली इट्स एन एग्जांपल ऑफ नोमोथेटिक। यहां पे आप जर्नल एप्लीकेबिलिटी कर रहे हो हर चीज की। आपने क्या किया, आपने जर्नल एप्लीकेबिलिटी, आपने सबको एक ही तराजू में तौल दिया कि भाई हर लड़का एक जैसा होता है। जनरल लॉ है ये तो भाई, कि एक टाइम पर आप देखोगे ना, ये सारे लड़के एक जैसे हो जाते हैं, कुछ नहीं करते सारे लड़के। और अगर मैं बात करूं किसकी, फिर एक कोई लड़का होता है, एक कोई लड़का होता है या लड़की होती है, बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा वाला अलग है ना, माइन इज डिफरेंट, मेरी वाली अलग है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, आप तुम बोलते हो ना कि भाई मेरा वाला अलग है, मेरी वाली अलग है, तो इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि आप आइडियोग्राफिक अप्रोच पे जा रहे हो, आप उसकी यूनिकनेस पे जा रहे हो कि नहीं यार सब लड़के एक जैसे कैसे होते हैं, मेरा वाला तो बहुत अच्छा है भाई, मेरा वाला तो सही है। अब भाई आप किसी भी स्टेटमेंट को कैसे भी ले सकते हो। आप थोड़ा सा फनी एग्जांपल था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है नोमोथेटिक, क्या है आइडियोग्राफिक, है ना। नोमोथेटिक में जर्नल एप्लीकेबिलिटी होती है कि आप सबको एक जैसा देख रहे हो कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें ग्रेविटी, ग्रेविटी की हम बात करें, ग्रेविटी में अगर आप सेब को ऊपर उछालोगे नीचे आएगा, ये जनरल एप्लीकेबिलिटी है। लेकिन आप देखोगे ग्रेविटी के जो लॉ हैं वो हर जगह एक जैसे काम नहीं करते, है ना। कहीं कहीं जगह पे ग्रेविटी में कुछ डिफरेंसेस भी मिलते हैं आपको, तो वो क्या है सर, वो उसकी यूनिकनेस है। तो जर्नल एप्लीकेबिलिटी तो ये है कि भाई आप जनरली आप देखोगे ग्रेविटी हर जगह एक जैसी अप्लाई होती है भाई, कि आप सेब उछालोगे, चाहे यहां पर उछालो, चाहे अमेरिका में उछालो, चाहे तुम यूएस में कहीं, चाहे तुम यूके में उछालो, वो ऊपर से नीचे ही आएगा। लेकिन ग्रेविटी कुछ कुछ जगह पर अलग भी देखने को मिलती है ना। ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो जब कहीं पर अलग है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अलग से काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी यूनिकनेस पे जा रहे हो कि नहीं यहां पर थोड़ा सा अलग, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये आई होप आपको सारी जो चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, कोई कहता है कि हमें ज्योग्राफी को जो है रीजनल अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए, कोई कहता है सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। अब देखो, रीजनल और सिस्टमैटिक अप्रोच क्लास 11th में पढ़ के आए हो तुम। रीजनल अप्रोच में क्या होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे जाते हैं और उस रीजन में हम एज अ होल उसको लेते हैं, उस रीजन को हम क्या करते हैं, उसमें जितने भी जो फिनोमेना जो हो रहे हैं, जो भी ह्यूमन फिनोमेना, जो भी नेचुरल फिनोमेना जो हो रहे हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। लेकिन मैं सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करूं तो हम हम अर्थ को एज अ होल लेते हैं और किसी भी एक पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने क्लाइमेट के बारे में बात कर ली, है ना, वहां की सॉइल के बारे में बात कर ली, तो पूरे वर्ल्ड में सॉइल का क्या क्या टाइप है, क्या नेचर है उसका, उसके हम सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। रीजनल में हम क्या करते हैं, रीजनल में हम एक पर्टिकुलर रीजन में हर एक एस्पेक्ट के बारे में, जितनी भी आपकी ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो कोई कहता है ऐसे करो, है ना, ज्योग्राफी को हमें एज अ रीजनल अप्रोच की तरह पढ़ना चाहिए।
चाहिए, कोई कहता है हमें सिस्टमैटिक अप्रोच की तरह पढ़ना चाहिए। तो ये सब पढ़ के आ रहे हो। कोई कहता है कि भाई हमें थोड़ा-सा थ्योरेटिकली अप्रोच में जाना चाहिए, है ना? जो भी बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। कोई कहता है नहीं, हमें ज्योग्राफी को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या होती है कि जहां पर हम क्या करते हैं कि किस तरीके से जो हिस्ट्री में हुआ है, जो भी हिस्ट्री में इवेंट्स हुए हैं, उसने ज्योग्राफी को कैसे इंपैक्ट डाला। जैसे हम बात करें कॉलोनाइजेशन की, कि भाई अंग्रेजों ने हम पर रूल किया। अब जब अंग्रेजों ने हम पर रूल किया, तो बहुत सारी चीजें बदली। तो आज के टाइम पर भी दिखती हैं वो सारी चीजें। जैसे हम बात करें जमींदारी सिस्टम की, हम बात करें, हम लैंड यूज पैटर्न की हम बात करें, तो किस तरीके से अंग्रेजों ने जो डिसीजंस लिए थे, जो भी हिस्टोरिकल चीजें रही हैं, उसके हमें आज कैसे इंपैक्ट दिखाई देते हैं। समझ में आया? तो वो हम हिस्टोरिकल अप्रोच के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी आपको डायकोटमी, ये सारा ड्युअलिज्म आपको जो है, आपको पूरी ज्योग्राफी में देखने को मिलता है। अच्छा, अब यहां पे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ये जो अलग-अलग तरीके से हम पढ़ रहे हैं, क्या हम एक ही दुनिया को दो अलग-अलग लेंसेज के साथ देख रहे हैं, अलग-अलग नजरिए के साथ देख रहे हैं? क्या सही है ना? क्या ये वैलिड वन है? आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इज इट अ वैलिड वन और नॉट? नहीं। तो यहां पर यही बोला गया है कि आपकी बुक में यही लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, कि ये जो डायकोटमी है, डायकोटमी बेटा कुछ नहीं होती, कि एक सिंपल सा तरीका, डायकोटमी और ड्युअलिज्म एक ही है, कि आप हर एक चीज को अलग-अलग तरीके से पढ़ रहे हो। एक तरीके से ये जो है ना, ये जो लड़ाई हो रखी है ना, कि एक ही चीज है, दोनों इंटरकनेक्टेड चीज है, बट फिर भी आप उसको अलग-अलग करके पढ़ रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं डायकोटमी। तो ये जो डायकोटमी है फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में और हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में, तो ये वैलिड वन नहीं है। ये क्या नहीं है? ये वैलिड वन नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे, दोनों चीजों की अगर मैं बात करूं, अगर मैं फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करूं और मैं ह्यूमंस की बात करूं, दे बोथ आर इनसेपरेबल। मतलब ये कि दोनों ही क्या है सर, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इनको अलग अलग करके पढ़ना ही क्यों है? क्यों इनको अलग अलग अप्रोचेस के साथ पढ़ना है? इनको हमको इंटरकनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया या नहीं आया? मतलब जो भी हमारा एक्शन होता है, उस पर कहीं ना कहीं आप देखोगे हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट पर, है ना, फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि हमें ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग पढ़ना है और फिजिकल एनवायरनमेंट को अलग पढ़ना है, नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी भी इंपैक्ट होती है, कहीं ना कहीं, क्या बिल्कुल होती है। यही तो हम एक्चुअली में पढ़ रहे हैं ना, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं? यही तो पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट ने हम पर इंपैक्ट डाला। पिछली स्लाइड में यही तो पढ़ा था कि भाई जो स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है ह्यूमन फिनोमेना का, जो भी हमने चीजें क्रिएट की हैं, वो चीजें आपको जो देखने को मिलती हैं, कहीं ना कहीं उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? तो कहीं ना कहीं फिजिकल एनवायरनमेंट हमारा, हम पर इंपैक्ट डालता है भाई, हमारे कल्चर को इंपैक्ट डालता है, ह्यूमंस पर इंपैक्ट डालता है। तभी तो आपको हर जगह एक जैसे ह्यूमंस देखने को नहीं मिलते, हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं उसमें ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि जो डायकोटमी है, ये क्या है सर? ये वैलिड वन नहीं है। ये डायकोटमी जो है वैलिड वन नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना फटाफट से। अच्छा, सिंपल सी बात है, आप देखोगे कि जैसे हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो आप देखोगे ना, हमने जैसे यहां पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि दोनों कैसे एक जैसा, मतलब इनसेपरेबल है, दोनों जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? तो आप देखो ना, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम ह्यूमन एनाटॉमी का यूज करते हैं, यानी कि हम अपने बहुत सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एज नेचर के थ्रू, है ना। हम अपने बॉडी, हम अपने जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमी, जिसको हम बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन एनाटॉमी जो है, जैसे आंख, कान, ये सब क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी का पार्ट है। इसको हम एज अ सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं जब हम नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, है ना। एक तरीके से आप देखोगे ना, जब हम अलग अलग मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं ना, अलग अलग मेटाफर्स जो होती हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखोगे कि हम ह्यूमन एनाटॉमी के बहुत सारे जो पार्ट है, आप देखो ह्यूमन एनाटॉमी की मैं बात करूं, इनको हम एज अ सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं जब भी हम किसी मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि आप देखोगे ना, जैसे हम बात करते हैं फेस ऑफ द अर्थ, है ना। अब अर्थ का फेस थोड़ा होता है, अर्थ का फेस थोड़ा होता है, लेकिन फिर भी हमने फेस को एज अ, है ना, फेस जो है क्या है? फेस जो है ह्यूमन एनाटॉमी का पार्ट है, इसको हमने एज सिंबल की तरह इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप देखोगे ना, आई ऑफ द स्टॉर्म, भाई जो स्टॉर्म आते हैं, उसका, उसकी कोई आंख थोड़ी ना होती है। एक्चुअल में जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, उसको हम आई बोल देते हैं। आई ऑफ द स्टॉर्म की हम बात करें, माउथ ऑफ द रिवर की हम बात करें, अब रिवर का मुंह थोड़ा ना होता है, मुंह तो, है ना, जानवरों का होता है, इंसानों का होता है, बट फिर भी हम इसको एज अ मेटाफर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे हम बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें थोड़ा सा, यहाँ पे अब देखो सेम चीज को दोहराया जाएगा, तो हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि हमें चैप्टर भी कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो यहां पर अलग अलग जो बड़े बड़े थिंकर्स आए, अलग अलग ज्योग्राफर्स आए, है ना, तो इन लोगों ने ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग अलग डेफिनेशन दी। प्लीज याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है सीवीटी पर्पस के लिए, आपका सीवीटी और प्लस आपका बोर्ड्स। यहां पर क्या होता है, कोई भी एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा और डेफिनेशन देके पूछ लिया जाएगा, बताओ ये डेफिनेशन किसने दी है। समझ में आया? हाँ। तो अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं, तो हमारे जो रेड्जल साहब जो थे, इन्होंने एक डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी? तो इन्होंने बोला कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? एक तरीके से सिंथेटिक स्टडी है सर। एक तरीके से क्या है सर, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? इट्स अ सिंथेटिक स्टडी। अच्छा, सिंथेटिक स्टडी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम हर एक एस्पेक्ट्स को जोड़ के चलते हैं। मतलब हम ह्यूमंस के
ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग अलग चीजों से जोड़ के एक तरीके से इंटीग्रेट करवा के चलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस स्टडी। आप देखोगे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सिंथेटिक स्टडी जो है किसके बीच की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी, एक तरीके से क्या, सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का क्या मतलब है यहां पर, तो यहां पर फिजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है ना। और ह्यूमन सोसाइटी की हम बात करें तो यहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात हो रही है, ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है और किस तरीके से हमारा जो अर्थ सरफेस है, इनके बीच का जो एक रिलेशनशिप है ना, और इसको ये कनेक्ट कर रहे हैं, हर एक चीज से कनेक्ट कर रहे हैं भाई, हर एक चीज से। सिंथेसिस का मतलब ही क्या होता है, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में किस पर एम्फेसाइज किया है, सिंथेसिस पे। सिंथेसिस का मतलब ही क्या है सर, एक तरीके से इंटीग्रेशन। हम हर एक चीज को, हम जो भी फिजिकल ज्योग्राफी है और जो भी हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके हर एक एस्पेक्ट को, चाहे वो रिलेटेड हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री, वेदर इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, इट इज रिलेटेड टू द सिविक्स, साइंस, मैथ्स, इन सब से जोड़ जोड़कर एक तरीके से हम एक होलिस्टिक अप्रोच को अपना रहे हैं, है ना। होलिस्टिक अप्रोच को अपना के हर चीज से जोड़कर जो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के जो रिलेशनशिप जो है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर? और रज्जल साहब ने डेफिनेशन दी। उसके बाद आप देखोगे एक और ज्योग्राफर है, और इनका नाम था, इन ज्योग्राफर का नाम क्या था भाई, इनका नाम था एलन सी सैंपल। अच्छा, एलन की हम बात करें, एलन सी सैंपल की हम बात करें, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये क्या है सर, इट्स अ स्टडी ऑफ, हाँ याद रखना, इन्होंने क्या बोला, इट्स अ स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, ये जो रिलेशनशिप है किसके बीच का सर, ह्यूमंस का और फिजिकल एनवायरनमेंट का, इनके बीच की जो रिलेशनशिप चेंज हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाई ह्यूमन ज्योग्राफी। अच्छा, इन्होंने एक टर्म यूज किया, इन्होंने बोला कि किसके बीच की रिलेशनशिप, इन्होंने बोला अनरेस्टिंग मैन, और आप देखोगे अनस्टेबल अर्थ। अच्छा, अब देखो ये इन दोनों की बात की गई ना, जैसे अनस्टेबल अर्थ की हम बात करें, तो आप देखोगे हमारा अर्थ भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है ना। आप सोच के देखो ना, आज से जो 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले जो अर्थ था, सॉरी 2 लाख तो बहुत कम बोल दिया, आज से जो 20 मिलियन साल पहले जो अर्थ था वो आज दिखता है आपको। आज से 50 मिलियन साल पहले हमारे हिमालयस नहीं थे, आज हिमालयस हैं। हमारा जो अर्थ है, तो पहले एक लैंडमास हुआ करता था, पैंजिया और पैंथलासा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज आपको 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अर्थ भी तो क्या, अर्थ भी हमारा अनस्टेबल है ना। बट हाँ, याद रखना, यहाँ पे एक टर्म का और इस्तेमाल हो रहा है, अनरेस्टिंग मैन। अनरेस्टिंग मैन का मतलब यह है कि जो बेसिकली ह्यूमंस हैं, इन्होंने भी कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इवॉल्व किया। यार, आज तुम गुफाओं में रहते हो क्या, आज तुम शिकार करते हो क्या, आज तो हम एकदम, है ना, सूट बूट में एकदम प्रॉपर तरीके से, है ना, एक सिविलाइज्ड, है ना, ह्यूमन बींग्स बन चुके हैं। लेकिन आज से 10-20 हजार साल पहले ऐसा नहीं था। तो कॉन्टिन्यूसली हमने भी अपने आप को इवॉल्व किया, हमने भी अपने आप को, हमने अपने आप की कल्चर का डेवलप किया है, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है हमारा, सोशल डेवलपमेंट हुआ है हमारा। तो धीरे धीरे करके आज हम उस लेवल पे आ गए हैं कि आज हम कहीं ना कहीं पूरे, है ना, पूरे, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो उस पर हम डोमिनेट कर रहे हैं, पूरे अर्थ पर डोमिनेट कर रहे हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उन सब पे सबसे ऊपर कौन आता है, ह्यूमन बींग्स आते हैं। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ, इतनी चीजें। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने वही रिलेशनशिप को बताया कि भाई ये जो एक तरफ हमारा जो अर्थ है वो अनस्टेबल है, और इसके हिसाब से हमारे जो लोग हैं वो भी कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करते जा रहे हैं, है ना। समझ में आया, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने किस पर फोकस किया, डायनामिज्म के। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है ना। तो डायनामिज्म पर जो है इन्होंने थोड़ा सा फोकस किया। डायनामिज्म का मतलब क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक जैसा। और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली अर्थ भी चेंज हो रहा है और इसके हिसाब से ह्यूमन बींग्स भी चेंज हो रहे हैं, ह्यूमंस भी चेंज हो रहे हैं। समझ में आया। तो इन्होंने किसका इस्तेमाल किया, इन्होंने जो है डायनामिज्म का इस्तेमाल किया। डायनामिज्म, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती, कोई बात नहीं, है ना। तो आप देखो ना, इन्होंने किस पर फोकस किया है, डायनिज्म पे फोकस किया। ठीक है लगा, चलिए। अच्छा, फिर एक डेफिनेशन दिया किसने भाई, तो हमारे पॉल विडाल साहब ने। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी सेम बात ही बोली। देखो, तीनों की डेफिनेशन में आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी, बिकॉज कुछ भी अलग नहीं है, इन तीनों ने ही अलग अलग तरीके से एक ही डेफिनेशन को दिया है। तो इन तीनों में आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी। क्लियर हो ना, तीनों ही एक तरीके से रिलेशनशिप बता रहे हैं किसकी भाई, अर्थ की और फिजिकल एनवायरमेंट की। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एक तरीके से, है ना, आप देखोगे एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप देखोगे फिजिकल लॉस की अगर हम बात करें, है ना, फिजिकल लॉ क्या कर रहे हैं, जो फिजिकल लॉ है हमारे अर्थ के, जो भी फिजिकल लॉ है जो हमको क्या कर रहे हैं, उसको हम जो हमें गवर्न कर रहे हैं हमारे, हाँ क्लियर हुआ। देखो, कंसेप्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहेबिटेड है। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं, एक तरीके से हमारी जो रिलेशनशिप है, किसकी रिलेशनशिप, किसके बीच की, तो एक तरीके से हमारा जो फिजिकल एनवायरमेंट है, जिसको जो हमारा जो हमारे फिजिकल लॉज जो इसको गवर्न कर रहे हैं, एक तरफ हमारा अर्थ है जिसको हमारे फिजिकल लॉज गवर्न कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो फिजिकल लॉज है, जो भी आपके लॉज बने हुए हैं, फिजिक्स के लॉज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भी चीजें हैं, एक्स वाई जेड, इनर्शिया, ये भी जो भी चीजें होती हैं जो हमारे अर्थ को गवर्न कर रही हैं। और आप देखोगे उसके बाद कौन आ गए, उसके बाद आ गए हमारे ह्यूमंस। और किस तरीके से ये जो पूरी दुनिया है, जो पूरा अर्थ है, जो कि आप बोल सकते हो इन लॉज पे चल रहा है, ये फिजिकल लॉज पे चल रहा है, फिजिक्स के लॉज,
केमिस्ट्री के लॉ, अलग अलग लॉज पे चल रहा है, किस तरीके से हम जो लिविंग बींग्स हैं, यानी कि हम जो लोग हैं, किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, इनहैबिटेड है। तो इस रिलेशनशिप को कौन बताता है? इस रिलेशनशिप को भी हमारा ज्योग्राफी बताता है। अब कहने का मतलब यह है कि तीनों ही डेफिनेशन सेम है। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। एग्जैक्टली इतनी चीजें क्लियर हुई? क्लियर हुआ? हाँ, तो एक तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी क्या बता रहा है? एक तरीके से नया न्यू कॉन्सेप्शन बता रहा है, एक रिलेशनशिप बता रहा है कहीं ना कहीं हमारे बीच की और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच की, एक तरीके से रिलेशनशिप बता रहा है। तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर आप देखोगे, पढ़ोगे ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरी डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। ये पूरी डेफिनेशन आप याद कर लेना, याद हो जाएगी। ठीक है सर? क्लियर हुआ? ये यहां पर मैंने थोड़ा सा एक माइंड मैप बना दिया है, एक तरीके से इंटर रिलेशनशिप किसके बीच का? फिजिकल एनवायरनमेंट में और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ? है ना? इतनी चीज आपको क्लियर हुई, क्योंकि देखो जैसा देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखो फटाफट से। इसका सिंपल मतलब क्या है? सिंपल का मतलब ये है कि एक तरीके से हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ बना, अर्थ कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हुआ, जो भी फिजिकल चेंज आ रहे थे वो होते रहे होते रहे होते रहे। फिर क्या हुआ? फिर अचानक से ह्यूमंस आए। ह्यूमंस भी अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट किया। देखो सेम बात रिपीट होगी, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में रिपीट हमने इंटरेक्ट किया, और इस इंटरेक्शन के बाद आपको क्या दिखेगा? इस इंटरेक्शन के बाद आपको दिखेगा कि हम भी क्या कर रहे हैं? अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने अपने कल्चर को डेवलप किया, हमने अपने सोसाइटी को डेवलप किया। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। एक तरीके से जब हमने इस फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट किया, तो किस तरीके से हमने धीरे धीरे, अब जैसे हम पहले क्या था, पहले तो हम गुफाओं में रहते थे, सोसाइटी ऐसी कोई चीज नहीं थी। फिर धीरे धीरे हमें पता लगा कि भाई हमें फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट किया, तो हमें पता लगा कि हम खेती भी कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो जब हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना सीखा, तो उससे क्या हुआ? इससे क्या लाइफ में हमारी चेंजेस आए कि हम एक जगह सेटल डाउन हो गए, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। अब सोच के देखो, हम फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट ना करते तो हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता कैसे चलता? फिर तो हम शिकार करते रहते, अभी भी हम वही रहते। लेकिन एक्चुअल में हम सोसाइटी बनी कैसे? कि जब हमने एग्रीकल्चर करना सीखा, एग्रीकल्चर करना सीखा, तो हम एक जगह सेटल डाउन हो गए, और जब हम एक जगह सेटल डाउन हो गए, तो फिर हमने हमारी सोसाइटी बना ली, हमारा समाज बना लिया। और जब समाज बना, तो धीरे धीरे हमारा कल्चर बना। जब कल्चर बना, तो एक तरीके से क्या डेवलप हुआ? सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट डेवलप हुआ। तो कहीं ना कहीं सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो डेवलप हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ना कि पूरा जो रोल है किसका है सर? फिजिकल एनवायरनमेंट का पूरा पूरा रोल है। बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, है ना? तो यही है, एक तरीके से म्यूचुअल इंटरेक्शन है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आया, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। क्लियर हुआ? इस टॉपिक के बारे में हम बात करें, इस टॉपिक के बारे में हम बात करें। आई होप आपको अभी तक जो भी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर आप देखोगे, थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखना फटाफट से। हाँ, अच्छा, अब ये जो टॉपिक है वो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब देखो, यहां पे वही सेम कहानी हमारी रिपीट होगी। मैंने बोला कि भाई हम इंसान जो थे, ये बहुत बाद में आए हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत पहले था। सिंपल सी बात है ना? मानते हो नहीं मानते बॉस? ठीक है। मैंने बोला कि स्टार्टिंग में चीजें अलग थी, कि जब हम बहुत ज्यादा प्रिमिटिव थे, बहुत पुराने थे, जब ना हमारी सोसाइटी थी, ना हमने कुछ भी डेवलप नहीं किया था, तब तक हम क्या थे? तब तक हम एक तरीके से हम डोमिनेट किए जाते थे। किसके द्वारा? इस फिजिकल एनवायरनमेंट के द्वारा। समझ गए? सिंपल इज दैट। समझो यहां पे, अब तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि अगर मैं बात करूं अर्ली स्टेजेस के बारे में, अगर मैं अर्ली स्टेजेस के बारे में बात करूं, तो आप देखोगे ये जो इंटरेक्शन था हमारा, वो कैसा था सर? बहुत ज्यादा कैसा था? जिसमें एक ऐसा इंटरेक्शन है कि जहां पर जो नेचर है वो हम पर डोमिनेट कर रहा है। क्यों सर? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ना तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना ही हम एक तरीके से सोशली डेवलप हो पाए हैं। अब देखो, टेक्नोलॉजी कब डेवलप होगी? जब सोसाइटी बनेगी, जब हमारा कल्चरल डेवलपमेंट होगा, तभी तो टेक्नोलॉजी बनेगी ना भाई। हमारा जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी तो बहुत बाद में आई है। टेक्नोलॉजी हम डेवलप कैसे करते हैं? जब हम नेचर के लॉस को समझते हैं, तभी तो हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। जब तक हम नेचर के लॉस को नहीं समझेंगे, तो टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे होगी? तो समझो ध्यान से, पहली बात तो हम बहुत ज्यादा प्रिमिटिव थे, है ना? सोसाइटी डेवलप नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजिकल वाइज बहुत ज्यादा प्रिमिटिव थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो आप देखोगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से नेचर जो है हमको डिक्टेट कर रहा है। अच्छा सर, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया? अब इस कॉन्सेप्ट को, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार रेटिंग दे दो इसको, 5 स्टार रेटिंग, एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। अब क्या है, ये जो रिलेशनशिप है आप देखोगे, इसको हमने क्या बोला सर? इसको हमने बोला एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या था? तो ये जो स्टेज थी कि जब हमको जो है नेचर डिक्टेट कर रहा है। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी थ्योरी है जो हमको बताती है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर आपका जो डेवलपमेंट है वो कौन डिसाइड कर रहा है, कौन डिक्टेट कर रहा है आपको? तो जो नेचर जो है ना, वो आपके डेवलपमेंट को डिटरमाइन कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल तो आपको चाहिए होगा सर, बिना एग्जाम्पल के मजा थोड़ा ना आता है। हाँ, तो एग्जाम्पल ले लो। अब एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे आज की हम बात करें, आज आप एक ऐसे
समय में जी रहे हो जहां पर इंसान ने एक तरीके से इतनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है कि वो टेक्नोलॉजिकल वाइज वो पूरी दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, कहीं भी। आज से अगर मैं 2-3 हजार साल पहले की बात करूं, ज्यादा की नहीं, 2-3 हजार साल पहले की बात करता हूं मैं, चलो 500 साल पहले की बात कर लो, हमने कुछ डेवलप किया था? कुछ भी नहीं। जितने भी आप नए नए इन्वेंशन देखते हो पिछले 200-300 सालों में ही हुए हैं। आप अगर देखोगे जो मेन मेन इन्वेंशन हुए हैं, चलिए मानते हो नहीं मानते, बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले क्या था? उससे पहले आप देखोगे कहीं ना कहीं हमें नेचर की सुननी पड़ती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, है ना, एसी। एसी की हम बात करें तो आज हमारे पास एसी है, तो अगर आपको बहुत गर्मी लगती है, एक ऐसे आप जगह पर रहते हो जहां पर बहुत गर्मी है, लेट्स से आप राजस्थान में रहते हो, राजस्थान के वेस्टर्न वाले पार्ट में रहते हो जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, तो आपके पास क्या है सर? आपके पास एसी है, आपने एसी चला ली। पहले क्या था? पहले जब आपको गर्मी लग रही है तो आपको ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर मौसम थोड़ा ठीक हो, या फिर उल्टा करो, रिवर्स कर दो, है ना, आप पहाड़ों पर रहते हो जहां पर -10 -5 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो आज के टाइम पर क्या? आज के टाइम पर आप देखोगे ऐसे भी एनवायरमेंट में लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि सर उनके पास हीटर है, हीटर ऑन कर लेते हैं वो। जब हीटर ऑन कर लेते हैं वो, तो आप देखोगे कमरा गर्म हो जाएगा तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा बाहर कितनी ठंड पड़ रही है। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। आप देखोगे उस टाइम पर जो लोग बहुत ऊंचाई पे रहते थे, ठंड में रहते थे, तो वो नीचे आ जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि नेचर जो है वो उनको डिक्टेट कर रहा है। जब नेचर उनको डिक्टेट कर रहा है तो उनको जो है नेचर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? तो आप देखोगे कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था फ्रेडरिक रेटजल ने। याद कर लेना, ये मे भी हो सकता है आपके, है ना, एग्जाम में आ जाए। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम एक चीज और बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। मतलब एक तरीके से जो हमारे ह्यूमंस हैं इन पर कौन हावी हो रहा है? नेचर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसको हमने क्या बोलते हैं? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस बोलते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? फिर आप देखोगे कि अब यहां पर हुआ ये कि धीरे धीरे आप देखोगे, अभी तक हम प्रिमिटिव थे, धीरे धीरे क्या हुआ? हम खेती वेती करना सीखे। जब खेती करना सीखे तो हम एक जगह सेटल डाउन हो गए। जब हम एक जगह सेटल डाउन हो गए तो आप देखोगे हमने अपनी सोसाइटीज डेवलप कर ली, समाज डेवलप। पहले हम समाज जैसी कोई चीज थोड़ी ना थी। पहले तो भाई हम जंगलों में रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं, है ना, कुछ लोग रहते हैं गुफाओं में, अलग अलग गुफाएं हैं, कोई सोसाइटी नाम की चीज नहीं है ना। आपका जो मेन एम है वो क्या है? कि भाई आज तुम्हें जो शिकार मिल जाए, या तो खुद शिकार हो जाओगे या फिर बन जाओगे, है ना। तो ये एम है आपका। अब जब धीरे धीरे आप सेटल डाउन हो गए, आपने खेती वेती करना सीख ली, है ना, थोड़ी सी अपनी भाषाएं डेवलप कर ली, बोलना सीख लिया आपने। पहले तो हम इशारों में बात करते थे, है ना, साइन लैंग्वेजेस में बात करते थे। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे हमने अपनी भाषाएं भी बना ली, और धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि धीरे धीरे हमने अपने आप को इवॉल्व कर लिया। और जब हमने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, हमने नेचर के लॉस को समझा। जैसे आप देखोगे ना, हमने नेचर के लॉस को कैसे समझा? हमने, आप जैसे देखोगे, हमने डीएनए की स्टडी की, हमने एरोडायनामिक्स की स्टडी की हमने। तो ये सब क्या है? ये सब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी की। भाई सेब गिरा ऊपर से, जो हमारे न्यूटन साहब जो थे, है ना, इन्होंने स्टडी की प्रॉपर तरीके से। आप आज देखोगे जो भी रॉकेट साइंस है उसमें आप देखोगे ये किसकी वजह से चल रही है? तो हमारे न्यूटन भाई साहब की वजह से चल रही है। आप देखोगे ना कि भाई जब तक आप नेचर के लॉस को नहीं समझोगे तब तक आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर ही नहीं सकते। तो आज पूरी की पूरी जो हमारी पूरा जो रॉकेट साइंस जो है वो किस पे बेस्ड है हमारी? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पे। समझ रहे हो ना? हाँ, ये जो एरोडायनामिक्स के जो लॉज हैं, तो आज जो तुम एरोप्लेन उड़ते हुए देखते हो, तो ये किसकी वजह से देखते हो? एरोडायनामिक्स के जो लॉज हैं। तो हमने क्या किया? हमने नेचर के लॉज को समझना शुरू किया, है ना? हमने डीएनए को पढ़ा, डीएनए को स्टडी किया, डीएनए जैसी कुछ चीज भी होती है। फिर हमने जब डीएनए को स्टडी किया तो फिर हमें पता लगा कि हम बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत सारी जो डिसीजेज हैं, उन पर कॉन्कर कर सकते हैं। तो आज आप देखो मैक्सिमम जितनी भी जो ऐसी बीमारियां जिनके आज से 100 साल पहले इलाज नहीं था, उनका आज इलाज है। पहले तो इंसान की जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी जो थी लाइफ वाली, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत कम थी। अब आज के टाइम पर वो हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है ना, विद द हेल्प ऑफ मेडिकल साइंस। समझ में आया नहीं आया? तो ये जो फेज था, इसमें हमने इस फेज को क्या बोला? इस फेज को हमने बोला ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अच्छा, यहां पर ये एक कॉन्सेप्ट आता है, एक थ्योरी आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये हुआ कि हमने क्या किया? हमने धीरे धीरे अपने एनवायरमेंट को जानना शुरू किया। ये जो नेचर की जो फोर्सेज है, नेचर के जो लॉज है, इनको जानना शुरू किया। और जब हमने इनको जानना शुरू किया तो हमने क्या किया? आप देखोगे एक तरीके से हमारा एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ। अब ये क्यों हुआ डेवलपमेंट? क्योंकि हमारा, आप देखोगे ना, एक तरीके से सोशल कल्चरली डेवलपमेंट हो गया था। ह्यूमंस जो है वो कल्चरली डेवलप कर लेते, थोड़े से हम प्रिमिटिव थे, लेकिन अब जो हम सिविलाइज्ड होते जा रहे थे, धीरे धीरे हम, हमें थोड़ा सा अकल आती जा रही थी, हमारी बुद्धि जो है वो थोड़ी सी इवॉल्व कर रही थी। और आप देखोगे कि हमने क्या किया सर? हमने इस बुद्धि के साथ में अच्छे से नेचर के लॉस को समझा, और एक तरीके से हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। और यहां पर ही कॉन्सेप्ट आता है भाई पॉसिबिलिज्म का। पॉसिबिलिज्म जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? तो ये पता होना चाहिए आपको, पॉल विडाल जी ने दिया था, है ना। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है सर। इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया? इन्होंने बोला कि अब क्या होगा, अब क्योंकि हमने एनवायरनमेंट पर डोमिनेट करना सीख लिया है, तो यहां पर हुआ ये कि यहां पर होता ये है कि अब हमारे पास क्या है सर? हमने जो है, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज हैं, जो भी एनवायरनमेंट में हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको हमने यूटिलाइज करना सीख लिया है। उनको हमने यूटिलाइज करना सीख लिया है, उनमें हमने अलग अलग पॉसिबिलिटीज को ढूंढना शुरू कर दिया है। अब क्या होगा? आप देखोगे अब हम क्या करेंगे?
अब हम एक तरीके से नेचर को डिक्टेट करेंगे। तो आप देखोगे अब होगा क्या, ह्यूमन कल्चर इज नॉट दैट सोली डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट। अब होगा ये कि अकेला ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अब भी जो है नेचर जो है हमको डोमिनेट कर रहा है। नहीं यार, हमें क्या लगा, अब सोच के देखो, अब मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं। अभी क्या, अभी एसी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर रह रहे हो वहां पर आप रह सकते हो, क्योंकि आपके पास एसी लगा हुआ है। हमने क्या किया, हमने डैम्स बना दिए, हमने नदी का जो प्रॉपर फ्लो है वो चेंज कर दिया। हमने डैम्स बना दिए भाई, कि भाई नदी का पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमने डैम्स बना दिया। अब क्या हुआ, अब पहले फ्लड आते थे तो अब फ्लड नहीं आ रहे, बिकॉज ऑफ डैम्स। पहले नहीं था ना, तो डैम भी क्या, डैम भी एक तरीके से क्या है भाई, हमने नेचर के लॉस को समझा और हमने फिर बांध बना दी कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, कि हम बांध बना देते हैं। जब हमने डैम्स बना दिए, बांध बड़े बड़े बना दिए, इससे क्या हुआ, इससे फ्लड प्रॉब्लम खत्म हो गई। क्लियर हुआ, हमने रिवर के फ्लो को चेंज कर दिया। तो ये सब क्या है सर, ये एक तरीके से इट्स अ पार्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम जो है नेचर के लॉस को समझ के नेचर पर ही डिक्टेट कर रहे हैं, और एक तरीके से इसको हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी बोलते हैं। क्लियर हुआ, तो पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पर ना एक एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, हमें जो है किस कॉन्सेप्ट की तरफ जाना चाहिए, हमें पॉसिबिलिज्म की तरफ जाना चाहिए, या फिर हमें जो है एक तरीके से एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की तरफ जाना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट पर हमें जाना चाहिए। तो यहां पर ना आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है सर, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, जो शहरों में रहते हैं, आपने देखा होगा शहरों में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं ना, बेसिकली जो लाइट्स होती हैं, आपने देखा होगा कि एक तरीके से एक चौराहा है, जब आप जाते हो तो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वहां पर, है ना, ट्रैफिक लगता है तो आप देखोगे कि जब ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, वहां पे अलग अलग लाइट्स लगी होती हैं। एक रेड लाइट होती है, एक एम्बर होती है हमारी, फिर एक ग्रीन लाइट होती है। क्लियर हुआ ना, हाँ, तो ये दिखते हो ना। अब जैसे हम बात करें, जब रेड लाइट होती है तो रेड लाइट का मतलब क्या होता है कि आपको रुक जाना है। समझ में आया ना। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको कि एक्चुअल में हमें कौन से पाथ पे जाना है, मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब अभी मैं बताऊंगा आपको कि मैं क्यों बता रहा हूं। अच्छा, एम्बर लाइट का मतलब क्या होता है, एम्बर लाइट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से रेडी हो जाओ बस, अब ग्रीन सिग्नल आने वाला है। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से गैप है ना, रेड और ग्रीन के बीच में, है ना, एक तरीके से, है ना, टू गेट रेडी, टू गेट सेट, सेट हो जाओ। क्लियर हुआ। अच्छा, फिर आप देखोगे फिर क्या आती है, फिर एंड में आती है जैसे ग्रीन लाइट आती है तो उसका मतलब क्या होता है, गो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि हमें जो है किसकी तरफ भागना चाहिए, हमें जो है पॉसिबिलिज्म की तरफ भागना चाहिए, या फिर हमें जो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की तरफ भागना चाहिए। अब ये जो एग्जांपल है ना, बहुत कुछ बोलता है। अब यहां पर क्या दिखता है आपको, अच्छा यहां पर क्या दिखा आपको कि भाई रेड लाइट है, तो आप क्या कर रहे हो, आप रूल्स रेगुलेशन को मान रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर रेड लाइट को ओबे नहीं करोगे आप, तो क्या होगा, तो मे भी हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम लग जाएगा। यही तो रीजन होता है भाई, रेड लाइट ग्रीन लाइट क्यों आती है, इतना ये ट्रैफिक सिग्नल की हम बात करें तो यहाँ पे इतना ये जो वेट क्यों करवाया जाता है, 50 सेकंड, 20 सेकंड, 100 सेकंड, 120 सेकंड, 150 सेकंड तक का वो होता है, आपको वेट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर सिंपल सी बात है, अगर आप वेट नहीं करोगे तो क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है कि जाम लग जाएगा भाई, जाम लग जाएगा, सब कोई सुनेगा ही नहीं, सब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, इधर से भी गाड़ियां आ रही हैं, उधर से भी गाड़ियां आ रही हैं, इधर से भी गाड़ियां आ रही हैं, इधर से भी गाड़ियां आ रही हैं। तो ये रूल्स बनाए गए हैं ना, अब इन रूल्स को वी हैव टू फॉलो, दीज रूल्स आपको फॉलो करना है, ग्रीन सिग्नल पर ही आपको जो है मूव करना है, सिंपल से यार। अब सेम थिंग गोज विद द अर्थ ऑल्सो, सेम थिंग गोज विद द दीज रूल्स ऑल्सो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि हमें जो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें पॉसिबिलिज्म की तरफ जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि भाई हमें क्या करना है, हमें एक तरीके से मध्यम मार्ग अपनाना है। हमें एक्सट्रीम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। एब्सोल्यूट नेसेसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ पर एब्सोल्यूट नेसेसिटी का मतलब यह है कि एक ऐसी सिचुएशन जब हमें एनवायरमेंट हमको जो है डिक्टेट कर रहा है, ऐसी सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम रेड लाइट पे खड़े ही रहो, है ना, रेड लाइट के बाद भाई ग्रीन लाइट तो आएगी ना। मतलब यह है कि आपको रूल्स को ओबे करना है, और एक तरीके से ऐसा भी नहीं करना कि नेचर आपको डिक्टेट किए जा रहा है, आप नेचर की ही सुने जा रहे हो। क्योंकि भाई ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब तक आया है ना, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करूं, जब से आया है तब से हमारी लाइफ बहुत आसान रही है। सोच के देखो, अगर तुम आज से 1000-2000 साल पहले पैदा हुए होते तो सोच के देखो मतलब क्या हालत होती तुम्हारी। तो कहीं ना कहीं हमें एब्सोल्यूट नेसेसिटी की तरफ नहीं भागना है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि हमें प्रॉपर तरीके से एनवायरमेंट हमको जो है हमको डिटरमाइन कर रहा हो, एनवायरमेंट ही हमारे एक्शंस को डिटरमाइन कर रहा हो, नहीं। तो फिर क्या करना, तो फिर ये करना है भाई, हमें एक तरीके से मध्यम मार्ग पे जाना है। या फिर आप देखोगे हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम की तरफ भी नहीं जाना, मतलब आप फ्री हो, यानी कि आप रूल्स को ओबे कर ही नहीं रहे। आप रेड लाइट आए चाहे ग्रीन लाइट आए, आपने देखा होगा बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को ओबे नहीं करते। तो ऐसा भी नहीं करना, ऐसा करोगे तो क्या होगा, ट्रैफिक जाम लग जाएगा। यानी कि अगर आप ऐसा करोगे कि आप एनवायरमेंट को डिक्टेट करते जा रहे हो, आप जो है एनवायरमेंट को डोमिनेट करते जा रहे हो, तो इससे क्या हुआ, इससे कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरमेंट है यही खराब होगा। और ये हो रहा है आजकल, आप देख रहे हो इतना पॉल्यूशन है, हमारा जो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है सर, ये सब हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप देखोगे, हम ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा फ्री हो गए हैं।
हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हमने अपने फायदे के लिए, आप देखोगे, हमने इस नेचर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो आज हम इसकी तरफ भाग रहे हैं, पॉसिबिलिज्म की तरफ। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं, एक्सट्रीम फ्रीडम की तरफ भी आपको नहीं भागना, आपको पॉसिबिलिज्म की तरफ नहीं भागना। मतलब ये कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन कॉन्कर द अर्थ, यू कैन कॉन्कर द नेचर बाय ओबेइंग इट। मतलब आप एक तरीके से नेचर को कॉन्कर कर सकते हो, लेकिन कैसे कॉन्कर करोगे, उसके उसको ऑबे करके, उसका पालन करके। एक तरीके से आप उसकी रेस्पेक्ट करो, एक तरीके से जितना जरूरत हो उतना लो। एक तरीके से यहां पर किसकी बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, कि आप एक तरीके से, हम नेचर को कॉन्कर तो कर सकते हो, बट तभी कर सकते हो जब आप उसके रूल्स को ओबे कर रहे हो। समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल का इसका मतलब था, जो आप करते हो। समझ में आया ना, क्लियर हुआ? हाँ, तो एक तरीके से मैंने आपको ये सारा बता दिया, नेचुरलाइजेशन बता दिया आपको, और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर बता दिया। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करें कि एक्चुअल में हमें करना क्या है सर। ना ही हम एक्सट्रीम, है ना, ना ही हम एब्सोल्यूट नेसेसिटी की तरफ जा सकते हैं, जहां पर आपको एनवायरनमेंट आपको डिटरमाइन कर रहा है, डिक्टेट कर रहा है, ना ही आप पॉसिबिलिज्म की तरफ जा सकते हो। तो हम क्या करें? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया किसने भाई? तो यहाँ पर हमारे जो ग्रिफिन टेलर साहब जो थे, ग्रिफिन टेलर साहब जो थे, इनका नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पर्पज से और आपकी सीयूईटी पर्पज से। इन्होंने बोला कि हमको चाहिए भाई मध्यम मार्ग। क्या चाहिए सर? हमको मध्यम मार्ग चाहिए सर, मिडिल पाथ चाहिए। अच्छा, इसको क्या बोला गया? इसको नाम दिया गया एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। जो था, ये जो लड़ाई थी, ये जो टसल जो था, इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, इसको बोला गया नियो डिटर्मिनिज्म। इसको एक नाम और देते हैं हम, इसको नाम क्या देते हैं? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है सिंपल सा, जो मैं पढ़ा के आ रहा हूं तुम्हें, मध्यम मार्ग पे चलना है आपको। किस पे चलना है सर? मध्यम मार्ग पे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जो है ना, एनवायरमेंट के पीछे पड़ के रह गए भाई, जो आजकल हुआ पड़ा है भाई, कि कितना पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, आप देखोगे हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? एक तरीके से हम पॉसिबिलिज्म की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ग्रिफिन टेलर साहब ने बोला कि देखो ऐसा है कि कुछ नहीं करना, तुम्हें मेरी बात मानो, मध्यम मार्ग पे चलो। है ना, हमारे बौद्ध साहब ने भी बोला था, बौद्ध ने भी यही बोला है, हमारे जो बौद्ध थे, गौतम बुद्ध की हम बात करें, उन्होंने भी तो ये बोला है ना कि हमें मध्यम मार्ग पे चलना है, कोई भी चीज एक्सट्रीम पे नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी ये चीज जो है तुम्हारी लाइफ में भी अप्लाई होती है, कि कोई भी चीज ना एक्सट्रीम पे मत करो। हर चीज की क्या होनी चाहिए? एक लिमिट होनी चाहिए। है ना, कोई भी चीज जो है ना, एक्स वाई जेड, कोई भी किसी भी फील्ड की मैं बात करूं, अगर कोई चीज अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे होती है ना, तो फिर वो उसके नुकसान ही देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या रहो, हमेशा मध्यम मार्ग में रहो, है ना, मिडिल पाथ में रहो। एकदम मिडिल पाथ जो रहेगा ना, तो बढ़िया रहेगा। क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर हुआ? तो एक तरीके से यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है ना। तो एक तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने बता दिया, आपको समझ में आया? ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। तो ये आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलो ठीक है, अब एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जैसे जैसे हमारा वो बढ़ता गया आगे आगे, जैसे हम ह्यूमंस जो थे अपने आप को इवॉल्व करने लगे, तो फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी को जो पढ़ने का तरीका जो था वो बदल गया। आप देखोगे अलग अलग थॉट्स निकलने लगे, अलग अलग थिंकर्स आए, उन्होंने अपने ह्यूमन ज्योग्राफी को एक तरीके से ह्यूमन पर्सपेक्टिव के साथ। अभी तक क्या था, आप देखोगे ना 1970 से पहले पहले आप देखोगे, एक तरीके से हम जब ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते थे, जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते थे, तो एक तरीके से डीह्यूमनाइज तरीके से पढ़ते थे। हम इंसानों को इन्वॉल्व ही नहीं करते थे। एक्चुअल में एक गलत तरीका था पढ़ने का। अब हुआ क्या, बहुत सारे थिंकर्स आए, और इन थिंकर्स ने अपने अपने थॉट्स दिए बेसिकली। तो आप देखोगे ना, ह्यूमन ज्योग्राफी में अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स निकलेंगे। अब इन्हीं के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं पहले थॉट के बारे में, जैसे मैं बात करूं, ये क्या है सर? ये हमारा, ये थॉट क्या है सर? तो इस थॉट के बारे में बात करूं, तो ये है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बात कर रहा हूं। सर ये क्या बताता है? अब जो वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स की मैं बात करूं, ये किसके बारे में बात करता है? तो ये हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करता है, वेल बींग के बारे में बात करता है। क्लियर हुआ ना? चलिए, अच्छा, आप देखोगे हमारी सोसाइटी की हम बात करें, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलती है? गरीबी वगैरह देखने को मिलती है ना, लोग बहुत गरीब है। अच्छा, अब यहां पर एक ज्योग्राफर जो है, ह्यूमन ज्योग्राफर जो है, क्या कर सकता है? आप बताओ, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफर जो है क्या कर सकता है? वो जाएगा, वो उन चीजों का एनालिसिस करेगा कि भाई किसी भी पर्टिकुलर जगह पर अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो वहां पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर स्लम्स डेवलप हो रहे हैं। तो वो प्रॉपर तरीके से जाएगा, उसको एनालिसिस करेगा, प्रॉपर तरीके से उसको एक मैपेबल पैटर्न बनाएगा कि कहां कहां किन किन शहरों में स्लम्स बहुत ज्यादा डेवलप हैं। आप देखोगे जहां पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हो रहा है, वहां पर स्लम्स भी डेवलप हो रहे हैं, जो कि आपको हर शहर में देखने को मिलता है। आपको दिल्ली में, मुंबई में तो इवन धारावी है, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। तो ये सब क्या है सर? एक तरीके से यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक ज्योग्राफर जो होगा, वो ये प्लानिंग करेगा कि हम किस तरीके से किसी भी जगह पे जो लोग हैं उनकी भलाई के बारे में, या फिर सोशल वेलबींग के बारे में काम कर सकते हैं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स क्या है हमारा? वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक तरीके से किसके बारे में बात करता है? ये जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं सोशल वेलबींग के बारे में। अब जब सोशल वेलबींग की बात होती है, तो उसमें क्या आता है भाई? अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, ये सब आता है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर ज्योग्राफर्स ने बहुत सारे पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश किए हैं, जहां पर ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये अपने नॉलेज के साथ, अपनी जो ह्यूमन ज्योग्राफी की जो भी नॉलेज है, इनकी जो भी एक्स वाई जेड जो भी नॉलेज है,
अब उसको ये अप्लाई कर रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी भी जगह पर ये वेलफेयर अप्रोचेस अपना सकते हैं, किसी भी जगह पर हम किस तरीके से हेल्थ, एजुकेशन, है ना, पॉवर्टी को हटा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। अगला स्कूल ऑफ थॉट्स आता है भाई हमारा रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स की हम बात करें तो भाई ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, ये हमारे जो है ना कार्ल मार्क्स साहब जो थे, इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर है, इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। इसमें आप देखोगे ना, यहाँ पर जो ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, ये क्या बोलता है? ये वो तो बोलता है कि हर जगह पर तुम्हें क्या देखने को मिलता है? दो क्लासेस देखने को मिलती हैं। एक क्लास ऐसी है जो बहुत गरीब है, एक क्लास ऐसी है जहां जो बहुत अमीर है, जो गरीब क्लास का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आप हर जगह जाओगे ना, हर आप शहर में जाओगे तो वहां पर आप देखोगे ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज है वो किसको मिल जाती हैं? अमीर लोगों को मिल जाती हैं। ज्यादातर जो रिसोर्सेज है उस पर कंट्रोल किसका? अमीर लोगों का है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, हमारे जो कार्ल मार्क्स थे उनसे काफी ज्यादा एग्जाम्पल करती हैं। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने साफ साफ बोला था कि जितने भी हमारे जो गरीबी है, जितने भी लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है? तो इसका मेन रीजन है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को हटाया जाए, है ना, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो गरीब लोग हैं ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ के आएंगे। तो इन्होंने क्या बोला था? हमारे मार्क्स ने क्या बोला था कि सबको खत्म कर दो, है ना, ये जो कैपिटलिज्म है इसी को खत्म कर दो। कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, इसी से कहीं ना कहीं आप देखोगे जो कम्युनिज्म जो है उसका जन्म हुआ था, है ना। तो आप देखोगे बहुत सारी जगह पर आपको कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इन भाई साहब की ये देन है। इन्होंने तो मतलब ये मार्क्स की हम बात करें ना, इन्होंने तो धागे खोल के रख दिए थे। इन्होंने तो ऐसा मतलब धागा खोला कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का, कि भाई इनकी वजह से तो भाई वर्ल्ड वॉर तक हो गया था। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए, समझ में आया। तो इन्होंने सब सारी प्रॉब्लम्स की जड़ किसको बताया? कैपिटलिज्म को। कि भाई जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है कैपिटल, तो यहाँ पर जो जोग्राफर है वही पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम इसको एलिमिनेट करके पॉवर्टी को कम करें, है ना, पॉवर्टी को हम कम करें किस तरीके से। कैपिटलिज्म ने पॉवर्टी को बढ़ाया है, या फिर आप बोल सकते हो किस तरीके से जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे एक वर्किंग क्लास जो है, इसका किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको स्कूल ये रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में पढ़ने को मिलती हैं। फिर आता है हमारा बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स क्या बोलता है? ये बहुत मतलब ये सबसे सही लगा मेरे को तीनों में से। इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल सी बात है, ये किस चीज पे आप बोल सकते हो किस चीज पर एम्फोसिस करता है? ये आपके एक्सपीरियंसेस पे एम्फोसिस करता है, ये आपकी परसेप्शन पे एम्फसिस करता है। किस चीज का परसेप्शन? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल तो हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान के चलो आप किसी भी जगह पर जाते हो, हर जगह वो आप अपने चश्मे से अगर देखोगे, आप किसी भी जगह को अपने चश्मे से देखोगे तो वो आपको अलग दिखाई देगी। किसी दूसरे के चश्मे से देखोगे वो अलग दिखाई देगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो बनारस की मैं बात करूं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, ये समझ में आ जाएगा आपको क्या है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स। आप किसी जगह पर जाते हो तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेट्स से मैं बनारस की बात करता हूं, बनारस की हम बात करें तो बनारस में हिंदू जो बिलीफ है वो माना जाता है कि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, है ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी बोला जाता है दुनिया का। और यहाँ पे आप बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से अगर कोई मरता है हिंदू तो वो सीधा स्वर्ग में जाता है। अगर आप हिंदू बिलीफ की बात करोगे, तो कोई हिंदू इंसान यहाँ पर आएगा, कोई हिंदू बिलीफ का इंसान बनारस में जाएगा तो उसके लिए वो जगह अलग इंपॉर्टेंस रखती है, उसका परसेप्शन अलग है, उसका कल्चर का वो पार्ट है, उसके कल्चर का वो पार्ट है, हिंदू कल्चर का वो पार्ट है। समझ में आया ना? तो उसके लिए वहां के लिए जो एक उसका एक्सपीरियंस जो होगा वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू अदर रिलीजन का। जो अदर रिलीजन का जो गाय होगा, कोई भी दुनिया का कोई अलग कोई भी अदर रीजन की हम बात करें, कोई भी रीजन ले लो हिंदू के अलावा, तो शायद वहां पर वो जो आएगा तो वो एक्सपीरियंस फील ना करे जो एक हिंदू फील करता है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो हिंदूज के लिए एक सेक्रेट जगह है। एंड सेम थिंग गोज विद द अदर रिलीजियस प्लेसेस आल्सो। कि शायद होता क्या है कि आपका जो परसेप्शन होता है वो डिपेंड किस पे करता है कि आप कहां पले बड़े हो, आपका कल्चर क्या है ना, आपका क्या कल्चर है। आपका कल्चर जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आपके जो एक्सपीरियंसेस जो है वो हर जगह एक जैसे नहीं होते। ठीक है, आपके किसी जगह पर शायद में भी हो सकता है एक्सपीरियंसेस अलग हो, किसी सामने वाले बंदे के एक्सपीरियंसेस अलग हो। तो बेसिकली अगर मैं बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करूं तो एक किसको स्टडी करता है कि जो आपको अलग अलग जगह पर, है ना, एक जो लाइव लाइव जो एक्सपीरियंस फील होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। आपका परसेप्शन बदल जाता है ओवर द स्पेस। आप देखोगे हर जगह, आप देखोगे आपका अलग अलग जगह पर आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो बदल जाता है ना। और इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द योर सोशल कैटेगरी। किस सोशल कैटेगरी से आते हो, आपकी एथनिसिटी क्या है, आपकी रेस क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका कल्चर क्या है। ये सारी जो चीजें होती हैं वो एक जगह, मतलब सेम जगह है। मान के चलो ये एक सेम जगह है, ए नाम की सेम जगह है, यहां पर कोई चिंटू नाम का लड़का है, इसकी फीलिंग इस प्लेस को लेके कुछ अलग होगी, और यहां पर जो मिंटू नाम का लड़का है इसकी जो फीलिंग होंगी सेम प्लेस को लेके वो अलग होंगी। तो ये क्यों है सर? समझ में आया ये क्यों है? तो काइंड ऑफ आप देखोगे बिहेवियर जो चेंज हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे चिंटू मिंटू की जो एथनिसिटी है वो अलग है, इनका रिलीजन अलग है, इनका कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है इनका। तो सेम जगह में जो लाइफ एक्सपीरियंस है इन दोनों का वो अलग है।
और यही बात बोलता है हमारा बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स। आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अच्छा ठीक है, सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म करेंगे हम। ये सेकंड लास्ट टॉपिक क्या है सर, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इसकी मैं बात करूं तो यहां पे आता है हमारा ब्रॉड स्टेजेस ऑफ एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हुआ ये कि अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं तो ह्यूमन ज्योग्राफी धीरे धीरे हमारी इवॉल्व हुई है, और आप देखोगे इसको अलग अलग टाइम पीरियड्स में पढ़ा जाता है। अलग अलग टाइम पीरियड्स में आप देखोगे अलग अलग चेंजेस आए, तो हमने अलग अलग अप्रोचेस के साथ इसको पढ़ना शुरू किया। चलो ठीक है, इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, ठीक है, दे लो उसको। ठीक है, हाँ, सबसे पहले हम बात करें जो हमारे पीरियड था, उसको हम बोलते हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड। यानी कि जब जो कॉलोनीज वाला सिस्टम नहीं आया था, यानी कि जब यूरोपियंस ने दूसरे जगह जाकर है ना कॉलोनाइजेशन नहीं किया था, उससे पहले की चीजों की बात हो रही है। यहां पर क्या हुआ था, ये जो अप्रोच अपनाई गई थी, यहां पर अप्रोच थी हमारी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अब यहां पे क्या हुआ, आपको पता होगा कि भाई एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया वाले इतना एक्सप्लोर नहीं करते थे, लेकिन हुआ ये कि जो यूरोपियंस थे, इनको एक कीड़ा था अंदर एक्सप्लोर करने का। आप देखोगे 1492 में जो कोलंबस भाई साहब जो थे, जहाज लेके निकले, पहुंचना था इंडिया, बट पहुंच गया वो अमेरिका, तो अमेरिका की खोज हो गई। फिर अमेरिका को भी लूट लिया इन लोगों ने, और खुद ही जाके वहां पर जो है अमेरिकन डिक्लेयर कर दिया। फिर आप देखो कि 1498 में भैया हमारे जो वास्को डी गामा साहब जो हैं, वो अपना जहाज लेके निकलते हैं, वो पहुंच जाते हैं इंडिया, एक नए रूट की खोज कर लेते हैं वो, है ना, एक वन ऑफ द, है ना, आप बोल सकते हो बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ 15th सेंचुरी बोला जाता है ऐसा। क्लियर हुआ? तो आप देखोगे कि इस टाइम पर हुआ ये कि अलग अलग एक्सप्लोरेशन हो, और जब ये अलग अलग एक्सप्लोरेशन हुई, वही आगे चलकर आप देखोगे कहीं ना कहीं कॉलोनी का जो कॉलोनाइजेशन जो हुआ, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना इससे रिलेटेड है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन ना होती तो शायद कोई भी देश कॉलोनाइज ना हुआ होता। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देखोगे अलग अलग जो, आप देखोगे ना, जो आप बोल सकते हो अलग अलग जो एक्सप्लोरर थे, ये जाते थे एक तरीके से, और इनका इंटरेस्ट क्या होता था, ट्रेड। इनको मेन क्या करना था, ट्रेड करना था भाई। भाई इंडिया की जो नए रास्ते की खोज हुई थी, नए रूट की जो खोज हुई थी, उसका जो मेन रीजन था वो क्या था, ट्रेड था। क्योंकि जो नॉर्मल वाला रूट था, वहां पर तो टर्क्स जो थे उनका रूल आ गया था। तो यहां पर जरूरत महसूस हुई कि हमें जो एक नए रूट की खोज करनी है, क्योंकि उस रास्ते पे कौन थे, टर्क्स थे। तो हमने केप टाउन से होते हुए एक नए रूट की खोज कर ली। इसका मेन पर्पस क्या था, ट्रेड। तो आप देखोगे ना, ये जितनी भी एक्सप्लोरेशन हुई है, वो किस इंटरेस्ट के साथ में हुई है, ट्रेड के साथ में हुई है। फिर आप देखोगे जब ट्रेड के साथ में हमने एक्सप्लोरेशन शुरू की, ब्रिटिशर्स ने, या फिर आप बोल सकते हो यूरोपियंस ने, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अलग अलग एरियाज की खोज हुई सर। अलग अलग एरियाज निकल के आते हैं, अलग अलग एक्सप्लोरेशन निकल के आती हैं, और याद रखो इन सारी एरियाज की हम बात करें तो इन सबकी एक तरीके से, है ना, एनसाइक्लोपीडिया बनाई जाती है, एक तरीके से पूरा, है ना, डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। और एक तरीके से आप देखोगे इनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड्स में अभी भी आपको जो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो मिल जाते हैं कि भाई किन किन जगह की खोज हुई, कैसे खोज हुई, तो वो सारे आपको पूरा जो एनसाइक्लोपीडिया जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो यानी कि पहली हम बात करें, पहली अप्रोच की हम बात करें, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अलग अलग जगह पर जाके आप एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, आप अलग अलग जगह को ढूंढ रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, और उनका एक पूरा एक रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो। फिर क्या हुआ, फिर हम आ जाते हैं एक लेटर कॉलोनियल पीरियड में। मतलब हुआ क्या, अब धीरे धीरे, है ना, इन यूरोपियंस ने क्या किया, हमें अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो एक तरीके से कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, अब जो एक नया पीरियड आने वाला है, इसको हमने बोला क्या, इसको हमने बोला लेटर कॉलोनियल पीरियड। मतलब यहां पर यह है कि जब कॉलोनाइजेशन हो गया, इसके बाद क्या हुआ, है ना, अब हम जो है गुलाम बन चुके हैं, और अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अप्रोचेस आई वो उसको हमने बोला रीजनल अप्रोचेस। अब रीजनल अप्रोचेस की हम बात करें, या फिर रीजनल एनालिसिस की हम बात करें, इसमें क्या है, इसमें अब यह है कि अंग्रेज घुस चुके हैं, अंग्रेज आपके देश में घुस चुके हैं, और वो अलग अलग रीजन में जाके अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आधे से ज्यादा जो चीजें हमारे देश में वो अंग्रेजों ने ही हमको दी हैं। ये एक हार्श रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अंग्रेज गए, और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने प्रॉपर तरीके से हर एक रीजंस के एस्पेक्ट्स को डिस्कवर करना, सॉरी, इलेबोरेट करना शुरू किया। आपको जान के हैरानी होगी, आधे से ज्यादा जो हमारे पहाड़ों पे ट्रैक्स है ना, जो करने जाते हैं, जो लोग करने जाते हैं, वैली ऑफ फ्लावर की हम बात करें, तुम्हें क्या लगता है, वैली ऑफ फ्लावर जो ट्रैक है वो किसी इंडियन ने खोजा था ना, अंग्रेजों ने खोजा था। ये सारे जो ट्रैक्स है ना इंडिया के, आधे से ज्यादा ट्रैक्स जो हैं, जो तुम घूमने जाते हो, लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं पहाड़ों पे, ये किसने किए हैं, तुम्हें क्या लगता है, ये भाई अंग्रेजों ने किए हैं, क्योंकि इनको एक्सप्लोरेशन का बहुत शौक था। तो यहां पर वही हुआ कि इन्होंने क्या किया, अब ये क्योंकि प्रॉपर तरीके से कॉलोनाइजेशन हो चुका है, अब ये जा जाके क्या करेंगे, एक तरीके से रीजनल एस्पेक्ट जो है खोजेंगे उसका। हर एक जगह का अपना अपना, हर एक रीजन के अपने अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। तो यहां पे उसी चीज की बात की जा रही है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर वही हुआ कि द आइडिया वाज दैट, यहां पे क्या होगा, अब देखो यहां पर होगा ये आइडिया ये है इनका कि देखो क्या है कि अगर हम पूरे अर्थ की बात करें, तो जितने भी रीजंस हैं ये किसके पार्ट हैं, जितने भी रीजंस हैं वो किसके पार्ट हैं, वो इस अर्थ के पार्ट हैं। यानी कि जो अलग अलग जगह पर जाके ये हर एक चीज को क्या कर रहे हैं, इनकी एनालिसिस कर रहे हैं, वो किसका हिस्सा है, वो अर्थ के अंदर ही तो है ना। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये हर एक पार्ट को जब प्रॉपर तरीके से इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, तो एज अ होल अर्थ की हम बात करें,
है ना, एज अ होल इनको पूरे अर्थ की कहीं ना कहीं नॉलेज हो जाएगी। उस पूरे अर्थ की हम बात करें तो अर्थ के जब हर एक रीजन को ये क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे इनका, तो कहीं ना कहीं इनको एज अ होल, क्योंकि पूरे जो अलग अलग रीजन है वो किसका हिस्सा है, वो अर्थ का हिस्सा है, वो अर्थ का पार्ट है ना। तो जब आप हर एक रीजन को अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पूरे रीजन, पूरे होल अर्थ की ही स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पे इनकी ये अप्रोच थी जिसको हमने रीजनल एनालिसिस बोला। क्लियर हुआ ना? क्लियर? तो आप एक एक पार्ट जो हमारे अर्थ का, ये हमारी पूरी अर्थ है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये। तो अगर आप एक एक पार्ट को अच्छे से इनको ढंग से पढ़ रहे हो, देख रहे हो, है ना, एनालिसिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पूरे अर्थ की स्टडी कर रहे हो। तो इन्होंने ये अप्रोच अपनाई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम आगे 20th सेंचुरी में, यानी कि 1930s की बात हो रही है। 1930s की हम बात करें, इसको बोला जाता है इंटर वॉर पीरियड। सर इंटर वॉर पीरियड क्या होता है, यानी कि दो वॉर्स के बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटर वॉर पीरियड। यानी कि अगर आप देखोगे 1930s जो टाइम था वो कैसा टाइम था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से शुरू हुआ, 1914 से 18 तक, और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, 1939 से 45 तक। तो इन दोनों वॉर के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसको हम बोलते हैं इंटर वॉर पीरियड, है ना, दो वॉर्स के बीच का टाइम, 1930s। अच्छा, यहां पर जो अप्रोच अपनाई गई, कौन सी अप्रोच थी, एरियल अप्रोच थी, एरियल डिफरेंशिएशन। अब यहां पर क्या हुआ था, यहां पर आप देखोगे, एक तो यहां पर क्या हुआ, एक तरीके से वॉर का टाइम चल रहा है ना, एकदम माहौल बहुत गर्म है। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर होता यह है कि यहां पर किस पर एम्फसाइज करते हैं, यहां पर किसी भी एरिया के यूनिकनेस पे जाते हैं, यूनिकनेस पे। यानी कि जो हम बात करें यहां पे आइडियोग्राफिक अप्रोच अपनाई जा रही है कि भाई हर एरिया की अपनी एक अलग पहचान है। आप सोच के देखो ना, कि हम बात बात करें, हमारा स्पीति जो वैली है वो ऐसा क्यों है, हमारा लद्दाख ऐसा क्यों है, हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है वहां पर इतना सूखा क्यों है, क्योंकि वहां पर डेजर्ट कैसे डेवलप हुआ। अब वहां पर डेजर्ट क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि आपको पता है कि वहां तक मानसून नहीं पहुंचता, बीच में अरावली हिल्स आ जाती हैं। तो आप देखोगे हमारा जो वेस्टर्न वाला पार्ट है राजस्थान का, उसकी टोपोग्राफी अलग है, टेरेन अलग है। तो कहीं ना कहीं वो उसका यूनिक फीचर्स है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हर एक एरिया को यूनिकनेस उसकी, है ना, एक तरीके हर एक एरिया की जो यूनिकनेस है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये यूनिक है बल्कि यूनिक क्यों है ना, क्लियर हुआ ना, है ना। सो हाउ एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लेसेस, समझ में आया, क्लियर हुआ। हाँ, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, ये हर एक रीजन की आप बोल सकते हो कि एक तरीके से यूनिकनेस पर जा रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया, चलिए ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आप देखोगे बाद में आता है 1950s का टाइम। 1950s की हम बात करें और लेट 60s की अगर हम बात करें, तो यहां पर एक नई अप्रोच आती है, इसको हमने बोला स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, स्पैटियल का मतलब क्या होता है, स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ओवर द स्पेस आप देखोगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गए। आप देखोगे इस टाइम तक क्या हुआ था कि हमने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, है ना, ऑलमोस्ट साइंस की हम बात करें तो साइंस में हम बहुत आगे बढ़ गए थे। आप देखोगे ना प्रॉपर तरीके से, है ना, इक्वल्स टू MC स्क्वायर, भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन आ गए हैं, तो भैया अलग अलग खोजें हो रही हैं। और जब अलग अलग डिस्कवरीज हुई, खोजें हुई, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से, है ना, टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप कर लिया था, कंप्यूटर्स वगैरह भी आ गए हैं एक तरीके से, है ना। हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं हर जगह के, है ना, हर जगह के हमने मैपेबल पैटर्न्स को डेवलप कर लिया है भाई। हमारे पास पूरा डेटा है, मतलब देखोगे इस फेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है सर, एक तरीके से हम हर चीज को अप्लाई कर रहे हैं, हमारे हमारे पास हर चीज का क्या है, मैप है सर, है ना। हम एक तरीके से क्या, अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है कि हमें किसी भी जगह का डेटा चाहिए, प्रॉपर उसका मैपेबल पैटर्न है कि लेट्स से कि अगर मैं बात करूं HIV की, HIV डिसीजेस कहां कहां पर सबसे ज्यादा स्प्रेड हुई है, तो आपके पास पूरा एक मैप डेटा है, स्टेट्स हैं उसके, कि भाई US में सबसे ज्यादा नंबर है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा पेशेंट है ना, US में उसके बाद है ये, फिर ऐसे ऐसे थर्ड नंबर पे ये है, किस तरीके से लोग जो मोर्टेलिटी रेट है वो कहाँ का ज्यादा है। तो उसके पास आपका डेटा है, आपके पास प्रॉपर डेटा है, उसका पूरा मैपेबल पैटर्न है कि कहाँ कहाँ ये डिसीज स्प्रेड हुई है। तो प्रॉपर तरीके से आपको क्या है, यहाँ पर डेटा बहुत ज्यादा है। जो भी आपने एक्टिविटी की है, जो भी आप, जो ह्यूमन फिनोमेना जो है, यानी कि जो भी चीजें इंसानों के द्वारा क्रिएट की गई हैं, उस उन सारी चीजों का क्या है, एक तरीके से आपके पास पूरा मैपेबल पैटर्न है, वो पूरा डेटा है आपके पास, वो डेटा है आपके पास, सब कुछ है, तैयार है आपके पास, क्लियर हुआ। अच्छा, इस फेज को क्या बोला जाता है, इस फेज को नाम दिया जाता है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इस फेज में आप देखोगे आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है। जैसे आज की हम बात करें भाई, वो जो चैट जीपीटी तुम देखते हो, वो क्या है, उसके पास डेटा बहुत ज्यादा है, तुम कुछ भी पूछो वो प्रॉपर जो है एक तरीके से ऐसा आंसर देता है जैसे वो इंसान से ही बात कर रहा है। तो क्या है भाई, उसके पास डेटा है, उसके पास डेटा है, कमांड देते हो आप तो प्रॉपर तरीके से आप, जब आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालते हो तो आपको वैसा आंसर मिल जाता है। अच्छा, अच्छा, सिंपल सी बात है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर जगह का एक मैपेबल पैटर्न को, एक तरीके से, है ना, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई द मैपेबल पैटर्न फॉर डिफरेंट ह्यूमंस। इन सिंपल सी बात है, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि हर एक जगह का ये क्या कर रहे हैं, एक मैपेबल पैटर्न निकाल रहे हैं कि भाई किसी भी चीज की मैं बात करूं, चाहे मैं एज की, सेक्स की बात करूं, एज की बात करूं, मैं एजुकेशन की बात करूं, कोई भी डिसीज की बात करूं, उस हर चीज का जो है एक तरीके से, जो भी ह्यूमन फिनोमेना जो हुई है, उस हर चीज के, तो हर चीज का डेटा होता है।
तो ये हर चीज का डेटा निकालना है, हर चीज का मैपेबल पैटर्न निकालना है, ताकि इनको जो है थोड़ा सा एनालिसिस करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद लास्ट फेज आती है हमारी 1970s की। 1970s वाली जो फेज है, यहां पर क्या होता है, क्योंकि यहां पर अब तक क्या था, अब तक आपने इंसानों के बारे में नहीं सुना, अब तक यहां पर हम इंसानों की बात नहीं कर रहे। तो इस तरीके को क्रिटिसाइज किया गया कि अब तक जो हम एक तरीके से, है ना, यहां पर हमने क्या किया था, एक तरीके से हमने जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का फायदा उठाया, तो इसका यहां पर क्या किया गया, डिसकंटेंटमेंट किया गया। एक तरीके से यहां पे बोला गया कि भैया हम जो है यहां पर एक तरीके से हमने ह्यूमंस को इंक्लूड ही नहीं किया। एक तरीके से यहां पर क्रिटिसाइज किया गया कि ये जो तरीका है ज्योग्राफी को पढ़ने का, ये जो डीह्यूमनाइज्ड तरीका जो है ज्योग्राफी को पढ़ने का, इस चीज को जो है क्रिटिसाइज किया गया। समझ में आया? अब यहां पर आप देखोगे कि यहां पर ज्योग्राफी से ही रिलेटेड कि ज्योग्राफी का उधर क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी भी जगह पर। जैसे मैंने आपको आज अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बात की, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स। अब ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आने लगे और एक तरीके से इन्होंने बताया कि किस तरीके से ज्योग्राफी का इन सब पर असर पड़ता है ना। 1970s में आप देखोगे कि यहां पर अलग अलग थिंकर्स आए, ज्योग्राफर्स आए, जिन्होंने एक तरीके से ह्यूमंस पर फोकस किया कि भाई ये जो सब तुम पढ़ रहे हो ना, तो इसका फायदा क्या होगा ह्यूमंस को, ये बताओ। तो यहां पर फिर आप देखोगे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स आए। क्लियर हुआ ना? तो आप देखोगे ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेड मोर रेलिवेंट टू द सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी बाय इमर्जेंस ऑफ दी स्कूल ऑफ थॉट्स। सिंपल सी बात बोली गई। फिर क्या हुआ, जब आपने ह्यूमंस को इंक्लूड कर लिया, अभी तक तो क्या था, अभी तक तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका है, तो हम क्वांटिटेटिव अप्रोच ही अपना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कि इन सब का असर ह्यूमंस पर क्या पड़ा, तो वो अप्रोच तो अपना ही नहीं थी हमने। तो ये अप्रोच हमने कब अपनाई, तो भाई ये जो हमारा ह्यूमनिस्टिक रेडिकल और हमारा बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स जो थे, ये जब आए सामने 1970s के बाद में, उसके बाद आप देखोगे कि एक तरीके से जो हम अब तक डेटा था हमारे पास, उसको हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक तरीके से वो जो डेटा है वो रेलिवेंट फील होने लगा कि भाई ठीक है, इस जगह जो है क्या है, मान के चलो कोई पर्टिकुलर जगह जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, तो हमारे पास डेटा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, है ना, बीमारी बहुत ज्यादा फैली है। क्यों फैल रही है, उसकी ज्योग्राफी कैसी है, क्या वहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास पूरा क्या डेटा है। अब वहां पर हम उस डेटा को इस्तेमाल कर कर उस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, उस डिसीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो यहां से शुरू हुआ 1970s के बाद। क्लियर हुआ ना? आई होप आपको इतनी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। अब लास्ट टॉपिक क्या है भाई, तो लास्ट टॉपिक है हमारा फील्ड्स एंड सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या है लास्ट फील्ड, फील्ड्स एंड सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है आपने, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपने क्लास 11th में ही पढ़ा था, ये फील्ड्स एंड सबफील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक तरीके से क्या है सर, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है। मतलब ये कि ये अदर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो अदर सिस्टर डिसिप्लिन से कनेक्टेड, यानी कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उन सबसे कनेक्टेड है क्या सर, हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है। क्लियर हुआ? चलिए आप देखोगे, क्लियर, चलिए ठीक है। अच्छा, अब सिंपल से यहां पर बोला गया है कि हमारा जो एक ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, इसके प्रॉपर तरीके से आप देखो ना, जो हमारे सिस्टर डिसिप्लिन है, एक तरीके से इसका इंटरफेस है, यानी कि एक तरीके से कनेक्शन है अदर सिस्टर डिसिप्लिन के साथ में। अदर जो सब्जेक्ट है हमारे, जितने भी सब्जेक्ट हैं, लाइक मैं बात करूं हिस्ट्री की, पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की बात करूं, एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करें, हम सोशियोलॉजी की, साइकोलॉजी की, ये सब आप बचपन में पढ़े हो आप। क्लियर हुआ ना? हाँ। तो एक तरीके से आप देखोगे ना कि हमने क्या किया, हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एक डेफिनेशन थी, मैंने आपको बताया था, उसमें क्या हुआ था, उसमें सिंथेसिस को एम्फेसिस किया गया था कि हम क्या करते हैं, हम हर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी को भी हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ते हैं, जिसमें हम हर एक चीज को कनेक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो अदर सिस्टर डिसिप्लिन से कनेक्टेड है ना। तो आप देखोगे ना, थोड़ा सा आप देखोगे अच्छा, ये लास्ट वाली अप्रोच बची हुई थी, सॉरी, है ना, ये लास्ट वाली अप्रोच बची हुई थी, आई एम रियली सॉरी, 1990s की, सॉरी मैंने बता नहीं पाया भाई, बीच में दूसरी वाली स्लाइड आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिमाग से उतर गया, ठीक है। जो लास्ट वाली अप्रोच है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। अच्छा, जब एक तरीके से ये सब कुछ हो गया, उसके बाद हम किस अप्रोच को अपना रहे हैं, तो एक तरीके से अब हमारे पास सब कुछ डेटा भी है, एक तरीके से हमने उसको डेटा को इस्तेमाल करना भी सीख लिया, है ना, एक तरीके से हमने ह्यूमन को भी इंक्लूड करना सीख लिया, ह्यूमंस को भी इंक्लूड करना सीख लिया। फिर क्या होता है, अब होगा द ग्रैंड जनरलाइजेशन, है ना, द ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज। अब इन पर सवाल उठाए जाएंगे। अब जो हमने एक चीज कर रखी थी ना कि हमने हर चीज की ग्रैंड एप्लीकेबिलिटी कर दी है, जो एक तरीके से हम नोमोथेटिक अप्रोच अपना रहे हैं, इस चीज पर सवाल उठाए जाएंगे। तो वही बोल रहा है कि ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशंस वर क्वेश्चनड। मतलब ये कि आप कोई भी ह्यूमन कंडीशन, जैसे हम बात करें कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पर गरीबी क्यों है, तो आपने बोल दिया कि भाई देखो ऐसा वहां पर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो वहां पे नौकरियां नहीं थी, और वहां पे अर्बनाइजेशन नहीं हो पाया, तो वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है। अब सोच के देखो, तुम इस चीज को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। आपने उसको ग्रैंड एप्लीकेशन जो करा है, उसको आप हर जगह ग्रैंड एप्लीकेशन, आप उसको एप्लीकेबल कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं आपको कि जहां पर रिसोर्सेज होते हैं वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भाई जो अफ्रीका जो है, अफ्रीका के पास जितने रिसोर्सेज हैं, मुझे नहीं लगता किसी के पास होंगे। वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया, नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर अलग प्रॉब्लम्स रही होंगी।
वहां की जो प्रॉब्लम्स होंगी, वहां की जो रीजनल प्रॉब्लम्स होंगी, लोकल प्रॉब्लम्स जो होंगी, वो अलग रही होंगी। आपने देखा होगा। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि जहां पर मिनरल रिसोर्सेज होते हैं वहां पर हर जगह आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। तो भैया फिर तो इस हिसाब से सबसे अमीर तो अफ्रीका होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो ग्रैंड एप्लीकेबिलिटी जो थी ना, आपने हर चीज को हर चीज पे थोप दिया कि आपने ह्यूमन कंडीशन को जो है एक तरीके से एप्लीकेबल कर रखा था, ग्रैंड एप्लीकेबिलिटी कर रखी थी, उस पर जो है सवाल उठाए गए। यहां पर क्या किया गया, यहां पर आप देखोगे हर एक चीज को, है ना, उसके तरह से, उस जगह की तरह से आप देखोगे एक तरीके से लोकल कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को एनालिसिस किया गया। उस चीज का समझ में आया नहीं आया, फटाफट से बताओ। ये जो चीज क्लियर हुई कि हर एक जगह की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, उसका एक अपना अलग लोकल कॉन्टेक्स्ट है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उस चीज को एनालिसिस करेंगे। ना कि हम एक तरीके से ग्रैंड एप्लीकेबिलिटी कर दें, हर चीज पे उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं हम। हर चीज पे हम क्या कर रहे हैं उसको, मतलब एक होता है ना कि हर चीज को हम बोल देते हैं कि हाँ ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। ग्रैंड एप्लीकेबिलिटी, जैसे मैंने बताया था, मेरे वाला सेम है, मेरे वाला अलग है, सॉरी ऑल बॉयज आर सेम एंड ऑल गर्ल्स आर सेम। तो क्या ग्रैंड एप्लीकेबिलिटी है ना भाई, ये तू तो सुनना भाई, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं, तू भी बिल्कुल अलग है, मेरा वाला अलग है, मेरी वाली अलग है। तो यहां पे सेम हो रहा है कि यहां पर हम एक तरीके से लोकल कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो जर्नलाइजेशन जो था उस पर हमने सवाल उठाए, तो ये हमारी लास्ट अप्रोच थी। क्लियर हुआ ना? आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब यहां पर बात कर लेते हैं हम कि हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी के जो रिलेशन है अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स के साथ में वो कैसे हैं। तो आप लास्ट वाला देखोगे ना, तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि किस तरीके से यहां पर कौन सा जो हमारा सब फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो किस तरीके से अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स के साथ में इसका एक इंटरफेस है, इंटरकनेक्शन है। जैसे कि मैं बात करूं, हमारा जो फील्ड है जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की, जैसे हम बात करें सोशल ज्योग्राफी की, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे हम बात करें बिहेवियरल ज्योग्राफी, इसके बारे में मैंने बात की कि भाई हर जगह जैसे ओवर द स्पेस स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि लोगों के बिहेवियर में चेंज आता है बेस्ड ऑन देयर एथनिसिटी, रिलीजन, कल्चर। मैंने बताया था ना आपको कि हर जगह का आपको पर्सपेक्टिव अलग होगा कि ये जगह आपके लिए अलग है, अलग है, अलग है। और इसके पीछे क्या कारण होते हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपका रिलीजन अलग हो, आपकी एथनिसिटी अलग हो। तो ये हम किसमें पढ़ते हैं, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। मैं एग्जाम देखो, मैं सबको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, धीरे धीरे आप भी कुछ पढ़ना है, ये मैं होमवर्क में दूंगा आपको। आज जैसे हम बात करिए किसमें पढ़ते हैं, बिहेवियर के बारे में हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो आपके सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, इसमें हम पढ़ते हैं। समझ में आया ना? साइकोलॉजी में हम ये तो पढ़ते हैं भाई सामने वाले का बिहेवियर कैसा है। तो सामने वाले का जगह, हर जगह अकॉर्डिंग टू स्पेस बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का भी रोल होगा। तो क्या मतलब ये दोनों कनेक्ट है या नहीं है, फटाफट से बताओ। अच्छा, अच्छा, हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जिसके हम वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी इसी के बारे में बात करती है भाई, कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर कैसे हो, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के बारे में। क्लियर हुआ ना? जैसे हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ लेजर, लेजर की हम बात करते हैं जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं ना, जैसे घूमने फिरने जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो ये सब लेजर में काउंट होती है। और अगर मैं बात करूं सोशियोलॉजी की, अब यहां पर भाई सोशियोलॉजी में क्या होता है, सोशियोलॉजी में तो सब कुछ आ जाता है भाई। तुम्हारे शिवान सर जो सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं उनसे पूछना कभी अब जैसे हम बात करें सोसाइटी की, जब हम बात करते हैं जहां से सोसाइटी की बात होती है वहीं से सोशियोलॉजी शुरू हो जाती है। तो ये दोनों कनेक्टेड है। कल्चरल ज्योग्राफी की हम बात करें, अच्छा एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, तो आप देखोगे एंथ्रोपोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, एंथ्रोपोलॉजी में आप पढ़ते हो कि जो ह्यूमंस का ऑरिजिन जो था कैसे हुआ, है ना, इनका कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो ये सारी जो चेंजेस आए हैं वो हम सब कहां पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। द ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इनकी जब हम स्टडी करते हैं कैसे ऑरिजिन हुआ, कैसे इवॉल्व कर रहे हैं हमारा, फिर कैसे जब हम इवॉल्व कर रहे हैं तो कैसे हमारे कल्चर बदला। तो वो सेम चीज हम किसमें पढ़ते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी में, कि जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे थे तो कैसे कैसे इनके कल्चर में जो है डेवलपमेंट आते गए। जेंडर ज्योग्राफी हो गई, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो गई, तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या है सर, एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, इसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिसीजेज। अब जो अलग अलग जगह पर आप अलग अलग डिसीजेस देखते हो उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। कि भाई हर जगह के आप देखोगे जो एपिडेमिक फैलते हैं, महामारियां वगैरह फैलती हैं, बीमारियां फैल जाती हैं, तो उसकी जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं मेडिकल ज्योग्राफी की, तो ये भी वही है। मेडिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, मेडिकल ज्योग्राफी में हम अलग अलग फील्ड्स को एनालिसिस करते हैं कि भाई किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जो किसी भी पर्टिकुलर जगह पर जो बीमारियां फैल रही हैं वो क्यों फैल रही हैं, उधर ही क्यों फैली। उधर आप देखोगे आसपास का जो एरिया है वो गंदा तो नहीं है, गंदा है तो गंदगी की वजह से, तो यहां से क्या होता है, यहाँ ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। एपनोलॉजी में ये हो रहा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर हम जब स्टडी करते हैं कि भाई इस जगह पर ही एक कोई पर्टिकुलर बीमारी जो है ये क्यों फैल रही है। जैसे मैं बात करूं मलेरिया की, अब मलेरिया किसी जगह पर फैल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर गंदगी बहुत ज्यादा होगी, स्लम बहुत ज्यादा होगा। तो ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगी। जैसे हम बात करें इलेक्टोरल ज्योग्राफी के बारे में, इलेक्टोरल ज्योग्राफी क्या है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी या फिर सेफोलॉजी की हम बात करें। सेफोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम एक तरीके से स्टडी करते हैं जो भी हर जगह जो वोटिंग वगैरह होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं
तो हम क्या करते हैं, तो जो बहुत सारे जो वोटर्स होते हैं वोट डालते हैं, तो उसकी जो है पूरा डेटा कौन तैयार करता है, सेफोलॉजी में तैयार किया जाता है कि भाई यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर जगह पर जो वोटिंग पैटर्न देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो सेफोलॉजी में मिलता है। क्लियर, यही स्टडी करते हैं कि वोटिंग पैटर्न क्या रहा, वोटर्स ने किसको ज्यादा वोट दिया, किसको कम दे, उनका नेचर क्या है। और सेम आप देखोगे जो हमारा इलेक्टोरल ज्योग्राफी है, ये किसके बारे में स्टडी करता है कि जो वोटर्स है उनका नेचर क्या है, कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पर कोई एक एक्स कास्ट का जो लोग हैं ज्यादा रहते हैं, तो उसका मतलब वहां पे जीतने के चांसेस किसके ज्यादा होंगे। ओवर द स्पेस जो वोटर्स हैं उनके नेचर में चेंजेस आते हैं। तो आप देखते हो ना यूपी में जो होता है, जैसे वेस्टर्न यूपी की हम बात करें और जो ईस्टर्न यूपी की हम बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स डेवलप होते हैं। जैसे रिलीजन की हम बात करें, कास्ट की हम बात करें, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं इनसे भी डिसाइड होता है कि कौन किसको वोट मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी पूरा वोटिंग पैटर्न डिसाइड होता है। तो ये हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्टोरल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये सारे, आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। बाकी तो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से थोड़ा पढ़ना, खुद से रिसर्च करना, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये सारी जो है इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो एक काम करें, एंड करें इस क्लास को। पक्की बात है, एंड करें, एंड करें, पक्की बात है। तो आई होप क्लियर हुआ आपको, मतलब आई होप आपको इस चैप्टर जो है बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। पहला चैप्टर था और मैं चाहता था इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाऊं मैं आपको, तो मैंने जितना हो सकता था उतना डिटेल में पढ़ा दिया। आप बताना कैसा लगा इस चैप्टर को पढ़ के आपको। बाकी मैंने 100% देने की कोशिश की है इस चैप्टर में। बाकी आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो भैया आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो तो एंड करते हैं इस क्लास को। बाय बाय, टेक केयर।